बेहद सीमित दायरे में हल्की सुस्ती के साथ बाजार में होता हुआ कारोबार और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। हफ्ते के पहले दिन आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेगा दबाव? कैसा रहेगा बचे हुए समय का ट्रेडिंग सेशन और साथ ही क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत थोड़े सुस्त नोट पर होती हुई दिख रही है। अच्छी बात है कि बाजार ज़्यादा गिरे नहीं है, खराब बात है कि बाजार ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए हैं। बहुत ही सीमित दायरे में जहां पर हम बाजार को सुबह छोड़ के गए थे, लगभग वहीं पर बाजार इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं। तो जानेंगे अनिल जी से आखिरी 1.5 घंटा कैसा एक्शन रह सकता है इस रेंज बाउंड मार्केट में, आपके लिए कहाँ है मौके, इस पर भी होगी चर्चा। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? जी, बड़ी बातें ये कि बड़ी छोटी सी रेंज में आज पूरे दिन भर आपको कारोबार होते हुए नजर आया। नीचे में 18,650 के नीचे बाजार गए नहीं है जी सर। और ऊपर में 18,725 के ऊपर गए नहीं, यानी कि मुश्किल से 50-75 पॉइंट की रेंज में दिन भर ट्रेड किया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी 43,550 का लो और 43,775 के आसपास का, यानी कि करीबन 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में रही है। तो बहुत ही छोटी रेंज में इस वक्त अगर आप देखें तो मुश्किल से 8 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर ऐसे जहाँ से थोड़ी बहुत खरीदारी का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वही एनर्जी और रियल एस्टेट शेयरों पर आज है दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज फिर से थोड़ा बेहतर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आधा % के आसपास मिड कैप इंडेक्स ऊपर है तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग हरे निशान में आपको नजर आएगा। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लंबे समय बाद बाजार में खुलता हुआ ये IPO अब तक 2.25 गुना पहले ही दिन बढ़ चुका है, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि एक जबरदस्त बम्पर IPO साबित होने की तैयारी में इस वक्त दिखेगा। रिटेल ऑलमोस्ट 6 गुना हो गया। रिटेल 6 गुना हो गया। अब सबको पहले ही दिन सबने पैसे डाल दिए, वही वाली बात है। तो इसलिए हमने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए कहा, लेकिन देखते हैं अलॉटमेंट किसको कितने मिलेंगे, कितना भरेगा, देखा जाएगा जब जो जैसा होगा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स है, यहाँ पर तस्वीर बिगड़ती हुई दिख रही है और लगभग 65-70 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार के 1/4 से आधा % नीचे आपको इस वक्त नजर आएंगे। तो ये है अब तक के बाजार का हाल। तो बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। अमेरिकी फ्यूचर्स ये थोड़ा रिवर्स हो गए। सुबह अच्छे दिख रहे थे, 50-60-70 पॉइंट ऊपर थे, अभी 50-60-70 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क हुआ है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं हुआ है सिचुएशन। दीप, एक फर्क इसके साथ और हुआ है। सुबह जब अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत थे, 75-80 पॉइंट ऊपर थे, तब भी हम बढ़ नहीं पा रहे थे। यस सर। लेकिन अब जब 60-70 पॉइंट नीचे हो गए तब हम घट नहीं रहे। ये इंटरेस्टिंग है। यस सर। तो अमेरिकी फ्यूचर्स की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार ज्यादा गिरने से इनकार कर रहे हैं। और अगर आप यह भी जो निफ्टी का पूरा दिन का चार्ट आया था तो ज्यादातर समय देखें तो आपको ग्रीन टिक दिख रही है। जो छोटी छोटी पहाड़ी चोटियां जो बनी हुई है ना, वो हरे लाइन के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर की घास या पेड़ जो भी समझ लें, वो ऐसे दिख रहा है। तो मतलब लाल कम है, हरा ज्यादा है। ज्यादातर वक्त आपने कल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की है। निफ्टी में तो कम से कम आप ये कह सकते हैं। सो आई थिंक ठीक है, बाजार बहुत ज़्यादा कुछ करने के मूड में नहीं। मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है दीप, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। तो लेट्स सी, आराम से देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई बड़े लेवल की तरफ आए। और इसलिए आज सुबह से हम ये बात कर रहे थे कि कूद फांद करके ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सही लेवल ना मिले पैसा बनाना मुश्किल है। 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में आप क्या कर लोगे मुझे बताओ। ऐसे कौन से अपने 30 मार्क के एकदम 50 पॉइंट ऊपर ही बेचे, 50 पॉइंट नीचे ही टॉप पे बेचे, बॉटम पे ले ले। बैंक निफ्टी का भी कमोवेश यही हाल है। मुश्किल से 150 पॉइंट की इफेक्टिव रेंज है। शुरुआत के 5-7 मिनट इधर उधर के छोड़ दे तो कोई खास ऐसा है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडेक्स पर ट्रेड बनना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में चुनिंदा एक्शन थोड़ा सा लोटा है, तो हल्का फुल्का स्टॉक स्पेसिफिक रहे, आराम से बाजार को अपने सही लेवल पर आने दें ट्रेड करने के लिए। ओके, ठीक है, सही लेवल पर आने दें तब ट्रेड करिए। आधा % ऊपर मिड कैप जरूर दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है थोड़ा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है इस मार्केट में। हमारे मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए तब तक हमारी टीम से भी करते हैं बातचीत। कुशल और अरमान भी हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आज सिटी यूनियन बैंक फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड बैठक होने वाली है इनकी पूंजी जुटाने पर। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लागार्ड जो सेंट्रल बैंकिंग पर एक ECB फोरम होने वाला है उसमें बोलती हुई नजर आएंगी। जहां तक कल का सवाल है टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के मर्जर के मंजूरी के लिए शेयर होल्डर्स के साथ इनकी बैठक होने वाली है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड पर विचार करता हुआ दिखेगा। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स इसका प्री IPO लॉक इन खत्म हो जाएगा और हैवेल्स इंडिया
एजीएम में सीईओ के रेम्यूनरेशन पर चर्चा हो सकती है। आईपीओ के लिहाज से साइन डीएलएम इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 30 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर 592 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जून महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा यूएस के लिहाज से ये भी आता हुआ दिखेगा। और साथ ही 28 जून बुधवार यहाँ पर भारतीय बाजार बकरीद के मौके पर बंद रहेंगे। साथ ही बीपीसीएल बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। एमसीएक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा हो सकती है, यहाँ पर इनकी भी बोर्ड बैठक है इसीलिए। और साथ ही एचबीएल पावर सिस्टम्स इनकी बोर्ड मीटिंग है। इनके 2 प्रोडक्ट्स के स्लम सेल को लेकर ये कंसिडरेशंस करते हुए दिखेंगे। और अंत में फेड चेयरमैन यहाँ पर भी जो सेंट्रल बैंकिंग पर ईसीबी फोरम होने वाला है उसमें ये भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वैसे डेटा के लिहाज से अब थोड़ा सुस्त हफ्ता ये रहने वाला है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आईपीओ अपडेट की बात करें। आइडिया फोर्ज जिनका इसका आईपीओ आज खुलता हुआ दिखा है। पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन आपको देखकर लगभग 1.5 टाइम्स जो है ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईएस का हिस्सा लगभग 1.5 है और रिटेल का हिस्सा लगभग 5.7 लगभग 6 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। ऑर्डर विन्स है कई सारी कंपनियों में, जिसमें एलएनटी 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में इनको एक ऑर्डर मिला है। और ये पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कैपेसिटा इंफ्रा यहाँ पर भी एनसीआर में लगभग 450 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, जिसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल टावर बनाने के लिए जो है इनको ऑर्डर मिला है। रेलटेल इंडिया यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से इनको 5 साल के लिए लगभग 295 लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टीसीएस स्टैंडर्ड लाइफ के साथ इन्होंने करार किया है और ये यूरोपियन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो है करार के साथ तहत ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए अगर आप प्लेटफॉर्म को जो इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए करार किया गया है। आशियाना हाउसिंग यहाँ पर 12 जुलाई को बायबैक प्रस्ताव पर जो है बोर्ड बैठक होने वाली है। और अंत में ज़्यादातर जो ब्लॉक डील आती है जोमेटो, जहाँ पर 21 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरों वाले शेयर और ब्लॉक डील्स वाले शेयर जहां पर दिखा है आज भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। गुप्ता साहब, वागले साहब, उत्तेकर साहब और सैडानी साहब चारों हमारे साथ हैं तैयार। और चारों में एक चीज कॉमन आपने देखी थी। क्या सर? चारों के सरनेम है और जिनसे आज उन्हें पुकारा गया है। तो आइए सबसे पहला बिगुल उत्तेकर साहब के लिए, बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, शुक्रवार के सेशन में हमने 2 ट्रेड सेटअप्स हाईलाइट किए थे, एक लॉन्ग पे और एक शॉर्ट पे। एक तो था डॉक्टर रेड्डी ऑन द लॉन्ग साइड, जिसके सेकंड टारगेट्स भी हासिल हो चुके हैं। बट एक शॉर्ट वाला ट्रेड था जुबिलेंट फूड्स का, जिसका टारगेट आई थिंक फ्राइडे के सेशन में ही अचीव हो चुका था। बट अभी जिस तरीके से वापस यहाँ पर डेटा रीस्टैब्लिश हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले की है आज थ्रू आउट द सेशन। एंड अभी भी मुझे लग रहा है कि जो पोटेंशियल है वो आई थिंक 500-510 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर प्लेस्ड हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश अभी खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, लगभग फ्यूचर्स 488 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। सो 482 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 500-501 के आसपास का टारगेट यहाँ पर अचीव होना चाहिए। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है ये मोमेंटम वापस 510 तक एक्सटेंड होगा। सो खरीदारी अभी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। 510 रुपए तक के टारगेट बड़े और 500 तक के छोटे टारगेट। और सबसे पहले तो आपको डॉक्टर रेड्डीज के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही तगड़ा एक्शन डॉक्टर रेड्डीज में शुक्रवार से लेकर अब तक दिखा और दोनों टारगेट सचिन जी के हिट होते हुए डॉक्टर रेड्डीज में। और सुबह भी आज डॉक्टर रेड्डीज एक्शन खरीदारी का हिमांशु जी की तरफ से भी आया था। 5000 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय उन्होंने भी दी थी डॉक्टर रेड्डीज में। और डॉक्टर रेड्डीज सुबह आज जैन साहब के भी पिक ऑफ द डे के तौर पर। तो आज क्या बात है, सारे डॉक्टर्स पर बड़े बड़े बुलिश है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। सुमित जी भी नहीं, सुमित जी नहीं, बगड़िया साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनका भी स्वागत है। आइए अगला बिगुल जो है वो सेडानी साहब के लिए, सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को। अनिल जी, चलते रहने का काम है इस स्टॉक का और प्राइस भी चलते रहना चाहिए और प्रोडक्ट भी चलते रहना चाहिए। और ये कंपनी है सीएट, क्योंकि टायर्स बनाती है, चलते रहने का काम है। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर कंपनी है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है ये ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए और लाइट ट्रक्स के लिए।
तो सीएट पे खरीदारी की राय है। टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 2060 का, 2060 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 2170, 2170 का। साथ ही साथ जो इनके वॉल्यूम्स आ रहे हैं सीएट के, वो रिप्लेसमेंट मार्केट्स और ओईएम ग्रोथ से भी आ रहे हैं। ओरिजिनल जो भी कार मैन्युफैक्चरर लेती है, तो ये दोनों जगह से ग्रोथ आ रही है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट भी बेहतरीन हो रहे हैं और 700 करोड़ का केपेक्स है। 80% के सीएजीआर से ग्रो होने वाली मुनाफा वाली कंपनी सीएट, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखे आप 2060 का और लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 2170 का। ओके 2060 और फिर 2170, ये दो टारगेट्स के लिए सीएट पर करें खरीदारी। यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। टायर स्टॉक्स वैसे भी मूवमेंट सीएट की तरफ से, आई थिंक एनालिस्ट डे भी रिसेंटली हुआ था, तो वहाँ से भी कुछ बातचीत निकल कर रही है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। नज़र है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, इनके लिए भी खबर आई है। इन्होंने एक लैंड पार्सल गुरुग्राम में खरीदा है। आई थिंक 15 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने खरीदा है। अब जाकर स्टॉक में थोड़ी जान आपको आती हुई दिख रही है। वागले साहब भी हैं हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत। वागले साहब गुड आफ्टरनून सर। जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज से करते हैं शुरुआत। अच्छी मूव आ रही है, इस समय डेज हाई पर है, 1.5% ऊपर। जरा देखें सर इस चार्ट को। दीपांशु, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का पैटर्न बहुत अच्छा है। अगर मेरा व्यू मार्केट में बुलिश होता तो मैं शायद ले लेता, बट मार्केट में ना बुलिश ना बेरिश व्यू है। मार्केट को टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट है। पोजिशनली आपको लेना है तो यहाँ पर यह हल्का सा करेक्टिव मूव पे 1510 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टी लिया जा सकता है। मेरा मानना है 1500 होल्ड करेगा। ऊपर में मोमेंटम जब आएगा 1550 1560 तक आ जाएगा, कल आएगा, 2 से 3 दिनों में आ सकता है। 1560 1570 तक का मेरे को अपसाइड व्यू है। लेक ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट बोरिंग है, कुछ भी करने जैसा दिख नहीं रहा है वागले साहब। क्या करें क्या करें वागले साहब? वो आदि पुरुष देखा हो ना आप कुछ मतलब ऐसा मार्केट में आपको लग रहा हो कुछ नहीं है तो वही कराओ। अनिल जी, आज आपके कौशल्य की मतलब आपको होल्ड करना पड़ेगा लोगों को। क्यों क्यों? क्योंकि मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है। ओके, वहां से ज्यादा एक्शन यहाँ दिखेगा। हाँ। ऐसा आप कहीं भी छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, यहाँ पर ज्यादा बेहतर है सिचुएशन। तो चलिए, थोड़ा बहुत एक्शन कम भले ही है, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में कुछ बढ़ने की उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल लाल हरे निशान के बीच में झूलता हुआ निफ्टी ज़्यादा ही लाल हरे निशान में झूल नहीं रहा, एक्चुअली जस्ट अटका हुआ है वो एक ही जगह पर अनिल जी। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आ रही है। सिप्ला, सुमित जी, सुबह सिप्ला पर बढ़िया खरीदारी की राय रही सर, और थ्रू द डे कंसोलिडेटिंग मार्केट में भी सिप्ला ने अपने लेवल्स होल्ड करें। 1020 का पहला टारगेट था, 1021 का हाई बनाया है और अभी भी टारगेट के पास ही ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, अब इसमें क्या करना है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, इसके चार्ट सुबह स्ट्रांग ही दिख रहे थे। फर्स्ट टारगेट इसमें हिट हो चुका है, अभी सेकंड टारगेट के लिए जाने को तैयार है। 1020 के ऊपर सस्टेन करने पे इसमें 1030 तक के लेवल सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। और सिप्ला ही नहीं, पूरा फार्मा पैक में आज एक अच्छा बाउंस है और अच्छा ऊपर का मूव है, तो सिप्ला तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और बाकी फार्मा स्टॉक्स में भी मोमेंटम बना हुआ है। फार्मा शेयरों में जबरदस्त मोमेंटम, सिप्ला में खरीदारी करने की राय अभी भी बरकरार है। सुबह से लेकर अब तक तेजी का मूड माहौल सिप्ला में बना हुआ और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए एक और बिगुल सचिन जी के लिए, BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, ऑटो स्पेस में काफी अच्छी हलचल हुई है सुबह से, एंड वहां पर मुझे हीरो मोटोकॉर्प का डेटा सुबह से काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो जिस तरीके से फिलहाल ये प्लेस्ड है, तो लगभग डबल बॉटम बनने के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। एंड जो रिकवरी हुई है फ्रॉम डेज लो, लगभग कल के सत्र का भी इसने हाई निकाल दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड लगभग मुझे लग रहा है ये जो मूव अनफोल्ड होगी वो 2930 तक लेके जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर को। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2795 पे। पहला इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 2860 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2930 तक ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 2860 2930 ये दो लेवल्स के लिए खरीदारी करें। हीरो मोटो यहाँ पर आपका मूव आ रही है, तो चलिए हीरो मोटो भी फाइनली थोड़ा आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। सुस्ती बनी हुई थी पिछले हफ्ते,
और उसके बाद एमसी की तरफ से नोटिस भी आया था, बट अब स्टॉक में थोड़ी जान आपको लौटती हुई दिख रही है। देखते हैं कितना ऊपर यहाँ से ये काउंटर जाएगा। ग्राफाइट और एचईजी दोनों पर रखिए नज़र, दोनों यूजुअली साथ में मूव करते हैं। 2.5% ऊपर ग्राफाइट है, एचईजी में आपको 4% की तेज़ी आती हुई दिख रही है, तो आज थोड़ा मोमेंटम ये काउंटर भी पकड़ रहा है। एक और स्टॉक जहाँ पर मूव अच्छी आ रही है, रूट मोबाइल। आज मुझे याद है पालविया साहब ने मिड टर्म पिक के लिए इसे रेकमेंड किया था, बट अभी से इसने थोड़ा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। 5% ऊपर रूट मोबाइल ट्रेड भी कर रहा है। सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ, तो सिद्धार्थ जी तो इसे ट्रैक भी करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। सिद्धार्थ जी, रूट मोबाइल कोई नया ट्रिगर आया है या फिर आज जो बाजार के रोटेशन में थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि 5% की अच्छी मूव आ रही है सर इसमें? बिल्कुल दीपांशु, रूट मोबाइल मैं अच्छे से ट्रैक करता हूं और सबसे बड़ी चीज है कि ये रोटेशनली चल रहा है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो नए जमाने के जो बिजनेस है, ओटीपी सर्विसेज जो रूट मोबाइल देती है, ये बिजनेसेस और भी ट्रैक्शन बिल्ड करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अक्रॉस द सेक्टर्स जो हम कंप्लायंस देख रहे हैं, ये कंप्लायंस बढ़ते बढ़ते ओटीपी सर्विसेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विसेज हो गई है। ट्रैक्शन देख सकते हैं मार्जिन्स में भी आने वाले समय में। सो रूट मोबाइल डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। नए जमाने के बिजनेस में एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल। देखते हैं कैसे मूव आती है, बट आज बढ़िया एक्शन में है। और पालविया साहब की तो पोजिशनल पिक भी थी, 1800 तक के टारगेट पालविया साहब ने दिए थे। आज अच्छा एक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक दो और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सीएसबी बैंक पर बढ़िया मूव है, 4.25% की तेजी सीएसबी पर दिख रही है। हिमांशु जी से एक बार इसके चार्ट पर भी लाई जाए। हिमांशु जी, आज थोड़ा मिड कैप्स में ज़्यादा फोकस है क्योंकि वहीं पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। सीएसबी बैंक देखें सर, 4% की मूव। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप देखिए, एक साइडवेज काउंटर रहा है, ना बहुत ज्यादा कोई तेजी ना बहुत ज्यादा कोई करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली है काफी समय से। हालांकि आज का एक जो प्राइस एक्शन है वो एक रेंज से स्टॉक निकलने की अटेम्प्ट कर रहा है। 275 277 पर एक अपसाइड कैप थी, 2 अटेम्प्ट्स में वहां से सप्लाई देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है 290 292 रुपए तक। शॉर्ट टर्म में स्टॉक अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। इंट्राडे के लिए 277 यानी कि 277 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक तेजी की पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये आपके लिए सीएसबी बैंक एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं इस काउंटर पर। बेसिकली नजर रखिए क्योंकि इस स्टॉक में आपको एक मूव अच्छी आती हुई इस समय दिख रही है, और देखते हैं कितनी एक्सटेंड आपको होती हुई दिखेगी। बट श्री सीमेंट, सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे और बड़ा ब्रेकडाउन इसमें आया है। हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कैसे कंपनी की राजस्थान फैसिलिटीज़ पर आईटी सर्वे चल रहा है। कंपनी ने माना भी है, पर वो कह रही है कि जो बाकी खबरें चल रही हैं कि कितने अमाउंट का नोटिस है, कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, वो गलत है। सर्वे अभी भी चल रहा है और कंपनी कोऑपरेट कर रही है। तो एक बार श्री सीमेंट के चार्ट पर भी नजर डाल देते हैं। सच जी, कमजोर रहा है, हालांकि आज के डेज लो से थोड़ी ठीक ठाक रिकवरी जरूर हुई है इसकी, बट 7% का कट अभी भी है। जरा देखें सर। दीपांशु, आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर जो सपोर्ट है 23,000 के आसपास का, 23,200 के आसपास का, तो आई थिंक वही पर्टिकुलर लेवल इंपॉर्टेंट होगी। बट रिकवरी भी अगर होनी है तो मुझे लग रहा है एक मेजर जो कॉन्फ्लुएंस रहा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, जो 24,380 के आसपास 350 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वापस रीस्टैब्लिश नहीं होता, आई थिंक तब तक थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज जोन में रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर मेजर वीकनेस तो नजर नहीं आ रही, बट जिस तरीके से बाउंस बैक हुआ है, प्रॉब्लली ये बाउंस बैक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। सो 24,350 के आसपास पहुंचने के बाद मुझे लग रहा है वापस एक फ्रेश आउटलुक लेना चाहिए काउंटर में। बट इमीडिएट बेसिस पे जो आज का जो स्विंग लो बनाया है, आई थिंक वो एस्टैब्लिश्ड है एंड वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन हो सकता है 24,350 से लेके 23,000 के रेंज में। ओके, तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट पर आए 7% नीचे स्टॉक आज कमज़ोर आपको नजर आएगा। लेकिन एक मजबूत स्टॉक की तरफ करते हैं रुख, और वो है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बीबीटीसी। जी हाँ, ब्रिटानिया या बॉम्बे डाइंग ग्रुप की होल्डिंग कंपनी आज है भरपूर एक्शन में। क्यों, ये बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए, बॉम्बे बर्मा मजबूत है शेयर, क्या वजह है?
बिल्कुल सर, और सुबह शुरुआती ट्रेड्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मजबूती इसने दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर अब क्यूज़ बन रहे हैं कि गो फर्स्ट जो कि अभी ग्राउंडेड है वो उसके ऑपरेशंस दोबारा से शुरू हो सकते हैं। अब दोबारा से शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनके जो लेंडर्स हैं उनकी तरफ से 400 करोड़, कुछ 450 करोड़ भी कोट कर रहे हैं काफ़ी कंपनियां, लगभग 400-450 करोड़ रुपए की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दे दी है। आपको ये बता दूं कि 6521 करोड़ का ऑलरेडी इन लेंडर्स को गो फर्स्ट का बकाया है, पर फिर भी उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर ये जो फर्दर अंतरिम फंडिंग एक्सटेंड की गई है, ये इनके ऑपरेशंस को रिज्यूम करने को ध्यान में रखते हुए गो फर्स्ट को ये लेंडिंग एक्सटेंड की जा रही है। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स करीबन 22 एयरक्राफ्ट्स के साथ या 78 रूट्स पे फिर से ऑपरेशनल हो सकते हैं, तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं। बट साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि DGCA की तरफ से अभी मंजूरी नहीं आई है, जैसे ही मंजूरी आ जाएगी उसके बाद ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉयशे बैंक, IDBI बैंक जैसे जो कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं, उन्होंने इनको ऑलरेडी लेंडिंग कर रखी है, तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है जो गो फर्स्ट की तरफ से आई थी। अब BBTC इसलिए फोकस में है क्योंकि गो फर्स्ट में BBTC का करीब 33% हिस्सेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि गो फर्स्ट के लिए अगर राहत की खबर है तो BBTC में भी आपको उस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। पर नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है इंटरग्लोब एविएशन के लिए आगे चलकर। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से इनका 57.5% मार्केट शेयर था, फिर मई महीने में जो मार्केट शेयर का डेटा आया उसके बाद 60% के पार इनका मार्केट शेयर हो गया, जो कि इंटायरली आप कह सकते हैं कि गो फर्स्ट के गायब होने से होता हुआ दिखा था। तो अब गो फर्स्ट जैसे ही वापस आता हुआ दिखेगा तो मंथ ऑन मंथ आधार पर जो 4% की बढ़त इंटरग्लोब एविएशन के मार्केट शेयर में हुई थी वो हो सकता है कि वापस रिवर्स होता हुआ नजर आए, और इसी वजह से हो सकता है कि आगे चलकर इंटरग्लोब एविएशन जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है वहां पर कुछ करेक्शन या मार्केट शेयर में कुछ डाउनफॉल आ सकता है। बिल्कुल, इसी वजह से आज थोड़ा कमज़ोर भी है। अगर आप देखें स्टॉक थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा भी। एक बार जरा वागले साहब से इस पर राय ली जाए। वागले साहब, इंडिगो, इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, कोई मतलब 2-3 दिन पहले एक टॉप बना था, वो टॉप कल क्लियर नहीं कर पाया। 2 बार अगर वो 2500 से रिवर्स हुआ है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा डाउन साइड 2400-380 तक हो सकता है। साइडवेज टू स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ये मैं कहूँगा, बट बेच के निकल जाने का ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा अपमूव बाकी है, अवॉइड ही करें तो बेटर। चलिए, अवॉइड करें तो ही बेटर है इंटरग्लोब एविएशन। बट एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले ली जाए। सिद्धार्थ जी, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं गो फर्स्ट को बंद हुए, बट ये जो लेटेस्ट खबर आई है, लग रहा है कि शायद रिवाइवल एयरलाइन का हो सकता है अगले महीने से। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को पूरे एविएशन स्पेस के लिए? देखिए, ये तो अच्छी डेवलपमेंट है पूरे एविएशन स्पेस के लिए, और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से फिर से अगर गो फर्स्ट ऑपरेशन चालू करेगा तो टिकटों के दाम भी गिर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मैं बहुत बड़े निवेश की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता नहीं हूं, तो मेरे लिए तो ये न्यूट्रल सा व्यू है, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये पूरे स्पेस में कोई दाव लगाना भी हो तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, क्योंकि निवेश के राय से तो मैंने देखा नहीं है हिस्टोरिकली किसी ने बहुत बड़े वेल्थ बना लिया हो ये पूरे स्पेस से। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग बेट रहेगा ये, और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छी खबर है। तो कंज्यूमर के लिहाज से अच्छी खबर और ट्रेडिंग बेट रहेगा। एक आज ये सिद्धार्थ जी को देखा आपने? सिद्धार्थ जी बहुत मैचिंग हो रहे हैं, देखो। हाँ, खाली सिद्धार्थ जी को ही दिखाओ, हम सबको क्या देखने लायक जैसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ जी में ही आज देखो, कॉर्पोरेट कलर्स में आए, पीछे ग्रीन। सिद्धार्थ जी पीछे घूम के देखा क्या? पीछे आपका पीछे ग्रीन, शर्ट ग्रीन और जैकेट भी डार्क ग्रीन। बहुत ही गजब की मैचिंग। है एक्सीडेंटल हो गई या बहुत जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ी इसके लिए कई हफ्तों की? नहीं अनिल जी, एक्सीडेंटली है, और ये दिन मांगे ग्रीन। हाँ। और ये भी बता दूं कि हमारे चेयरमैन साहब राठी साहब का बर्थडे भी गया। हाँ। तो बर्थडे वीक सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये भी मौका आप समझ के चले। बिल्कुल, कल बर्थडे थी। अच्छा, 76। ओ वाह। हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी आपके तो खैर बिल्कुल हमारे मेंटर है भाई, तो हम बहुत कुछ सीखे उनसे, बहुत कुछ क्या सब कुछ सीखे हैं। तो चलो, देखो एक्सीडेंटली इतनी मैचिंग हो रही है। सोचो प्लानिंग करेंगे तो सिद्धार्थ जी क्या कर डालेंगे बिना प्लानिंग के इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो प्लानिंग करके तो गजब भी कर सकते हैं। बढ़िया। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु।
बताएं सर। अनिल जी, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। 1393 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर 1382 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 1415 रुपए का और दूसरा टारगेट जो कि 2 से 3 दिनों का यानी कि एक एक्सपायरी तक शायद 1435 1440 तक के टारगेट्स एम&एम में देखने को मिल सकते हैं। एक पोटेंशियल डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न में। साथ ही साथ इंट्राडे चार्ट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है। मुझे लगता है कि एम&एम में यहाँ से नए हाइज बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऑटोज इस पर एक रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं हीरो मोटोकॉर्प की भी अभी बात हो रही थी, अब एम&एम भी आपके रेडार पर है तो और सीएट की भी बात सिद्धार्थ जी ने करी तो अच्छा है। 4 कॉल्स अब तक आई हैं, उसमें से 3 आपके लिए ऑटो और ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। देखते हैं सचिन जी के रेडार पर भी कोई ऑटो स्टॉक है या कुछ और। बिगुल उनके लिए BTSWT का बताएं सर। दीपांशु, और एक ऑटो स्टॉक एंड लिस्ट बढ़ते जानी चाहिए बिकॉज सुबह से जिस तरीके से डेटा है तो ये अच्छे रिवर्सल्स ही दिखा रहे हैं एंड कहीं जाकर अभी वापस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिल्टअप्स नजर आ रहे हैं। तो मैं आई थिंक महिंद्रा भी काफी शानदार ट्रेड दिया है, बट मुझे लग रहा है मारुति में भी जिस तरीके से एक करेक्टिव वेव खत्म हुई है लगभग अराउंड 9300 के आसपास एक फ्रेश बॉटम इसने एस्टैब्लिश किया है एंड जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम अनफोल्ड हो रहा है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 9620 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मारुति में खरीदारी करनी है 9405 के स्टॉप लॉस के साथ। एक ही टारगेट यहाँ पर दूंगा 9620 का और मुझे लग रहा है वो भी 1 से 1.5 दिन में हासिल हो जाना चाहिए। सबके रेडार पे ऑटो आ जैसे सिद्धार्थ जी ने सीएट की क्या बात की, सारे ऑटो स्टॉक दौड़ रहे। सिद्धार्थ जी आपके सीएट के चक्कर में बाद में हीरो, महिंद्रा और मारुति बैक टू बैक 3 कॉल आ गए। इन तीनों को सीएट, तीनों के लिए सीएट बनाता है टायर्स? बिल्कुल बनाता है अनिल जी, और मेरा जो डायलॉग है वो शायद असर कर गया। हाँ। कि चलते रहना चाहिए, तो सबने ऑटो चला दिया। चलिए क्रेडिट ले लीजिए, आपने सीएट बिल्कुल सही वक्त पर पकड़ा है। सीएट के पीछे पीछे सारे ऑटो स्टॉक्स जबरदस्त दौड़ लगाते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, नजर आएंगे से याद आया, नजर आएंगे थोड़ी देर में सेठी साहब भी, जो पिछले 1 हफ्ते से अदृश्य थे और अब वापस बैक टू पवेलियन सर जी मैंने हिंदुस्तान पर आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आ गए क्या? जरा दिखाइए सेठी साहब, कैसा कितना मतलब कलर वलर बदला है कि थोड़ा टैन हो क्या है? अब ये तो पहले से इतना चमकते पता ही नहीं चलता, टैन हुए हों भी तो पता नहीं चलता। हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज शाइनिंग। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते बाद आपके दर्शन हो रहे हैं सर, बढ़िया लग रहा है। हफ्ता 2 हफ्ता 10-12 दिन हो गए अनिल जी। हाँ 2 हफ्ता, हाँ मुझे पता है 12 दिन हो गए। मैं खाली चेक कर रहा था, आप 1 हफ्ता, आप सोचोगे अनिल जी भूल गए होंगे, 1 हफ्ते में यहाँ कर दूँ। जब आपने सही बोला है तो अच्छा बताइए सर, मार्केट ठीक रखे थे हमने, आपके पीछे गिरने तो नहीं दिए? नहीं अनिल जी, लास्ट वीक थोड़ा कमजोर था बाजार और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट आई जो मैं वहां से फॉलो कर रहा था। तो वो अब आज से बाजार में वापस से मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है अनिल जी। मैं आज आया हूं और अब बाजार अब वापस से थोड़े ठीक लग रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप पर्टिकुलरली अच्छा कर रहे हैं आज। चलो, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर से एक्शन सेठी साहब के आते ही शुरू हो चुका है। सेठी साहब की तो फेवरेट स्पेस है ही यहाँ पर। बस सबसे 3 मिनट बाद सेठी साहब आपको देंगे अपनी पिक्स भी। उससे पहले SBI कार्ड, ये स्टॉक आज सुर्खियों में यहाँ पर आई है नोमरा की तरफ से एक जबरदस्त रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है नोमरा ने जिसका असर है आज SBI कार्ड पर, बता रहे हैं वरुण आपको। वरुण बताइए। तो अनिल जी, SBI कार्ड्स को डबल डाउनग्रेड किया है। डबल अभी मैंने कहा था ना, आजकल ये डबल अपग्रेड डबल डाउनग्रेड बहुत चल रहा है। डबल का सिस्टम बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो ये डबल डाउनग्रेड किया गया है और रेटिंग जो है बाय से अब सीधे रिड्यूस की गई है और सीधे 330 रुपये काट दिए इसके टारगेट प्राइस से। 1030 से प्राइस टारगेट काट के अब 700 रुपये का कर दिया है। देखिए, इनका कहना है कि आगे चल के इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री जो है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी हद तक मॉडरेट हो रही है। नो डाउट अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर के स्पेंड जरूर हमें देखने मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है पहले की तरह नहीं रह गई है, ये नमूरा का कहना है। और SBI कार्ड जो है वो लगातार मार्केट शेयर जो है वो लूज़ करते जा रहा है, ये एक चिंता की बात है। नो डाउट जिस तरह से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से नए नए बैंक्स अब क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी पे देखने मिल रहा है, ये इनका कहना है। कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो ज़्यादा रिस्कियर होते जा रहा है,
ये भी इनका कहना है। जो फ़ायदा मिलेंगे वो थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में मिल सकते हैं अगर यहाँ पे रेट जो बढ़ रहे हैं लगातार, रेपो रेट्स, वो पॉज हो जाए या फिर कट हो, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है आपको शायद FY25 में देखने मिलेगा, ये नमूरा कह रहा है। वैल्यूएशंस भी इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे हैं इनको इस कंपनी के, और इसके लिए मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ज़्यादा नहीं है, ये भी इनका कहना है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी देखेंगे तो अब जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज होते थे वो 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें करीब 15-16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, जबकि क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज है वो बैंक लोन से दुगने स्पीड पे बढ़े हैं, करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने मिली है। और ये एक चिंता की बात है, नो डाउट महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो शायद इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो ड्यूज पे देखने मिल रहा है। हालांकि 1 लाख करोड़ के ऊपर स्पेंड्स होंगे तो जाहिर सी बात है ड्यूज भी बढ़ेंगे। अब ये ड्यूज किस तरीके के हैं ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रोल ओवर्स पे भी होता है। और आपको याद होगा पिछले कुछ समय से रोल ओवर्स SBI कार्ड्स के काफ़ी कम हो रहे थे, अब ये ड्यूज बढ़ रहे हैं। रोल ओवर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये तो आने वाली तिमाही में जब SBI कार्ड हमें बताएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ड्यूज का बढ़ना भी एक चिंता की बात है और ये भी शायद इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और शायद इसके लिए आज आपको स्टॉक प्रेशर में भी देखने मिल रहा है। और हाँ, मार्केट शेयर जैसे कि मैं कह रहा था वो भी कम हो रहा है। आप देखिए FY23 में स्पेंड्स में मार्केट शेयर 1% गिरा है और ट्रांजैक्शंस में मार्केट शेयर में 1.6% के आसपास की गिरावट जो है वो भी देखने मिली है। तो दिक्कत की बात हो सकती है आगे चल के SBI कार्ड्स के लिए। SBI कार्ड्स के लिए मुश्किल भरा समय। जरा एक बार फंडामेंटल राय ली जाए SBI कार्ड्स पर सिद्धार्थ सैदानी साहब से। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी सर, एकदम वरुण की खबर एकदम सही है कि SBI कार्ड्स में मार्केट शेयर टूट रहा है और बहुत सारे ऐसे NBFCs है जो बाय टुडे एंड पे टुमारो या पे लेटर का जो प्रोविजन देते हैं ग्राहकों को, इसके कारण भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कहीं ना कहीं टूटते दिख रहा है, मार्केट शेयर टूट रहा है, स्पेशली SBI कार्ड का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब से HDFC बैंक के जो क्रेडिट कार्ड डिवीजन को फिर से हरी झंडी दे दी गई है RBI द्वारा, उसके बाद से तो कांस्टेंट फॉल इन मार्केट शेयर दिख रहा है। तो हमारी भी इस पे राय नेगेटिव ही है और हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने खरीद रखा हो तो एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। ओके, एक बार के लिए एग्जिट, थैंक यू, बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आइए, बच चुके हैं 2:30 और वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब बताएं सर, आज का पहला स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला पहले हो गई थी पिछली बार वाले में। आज आप फोन पे नहीं, आज लाइव है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, हाँ दोबारा गुड आफ्टरनून सर जी। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो अभी 361 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 380 के, स्टॉप लॉस रखना 350 रुपए का। अनिल जी, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो कि मेनली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में है। EPC कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, फिर O&M कॉन्ट्रैक्ट्स करती है पावर स्पेस में। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और एक इनका बड़ा बिजनेस है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का। वहाँ पे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये कई सारे जो पावर प्लांट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है, केमिकल कंपनीज है, इन सबको दरकार पड़ती है और वहाँ पे बहुत जबरदस्त इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर जहाँ तक स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस का सवाल है, वहाँ पे भी अच्छा कर रही है कंपनी। कई स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलर इंटरवल्स पे ऑर्डर्स मिलते हैं और सरकार का फोकस है पावर थेफ्ट को रोकने का। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड किया उसका भी एक बड़ा फायदा होना है। तो एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 3800 करोड़ की, और कंपनी का हाल ही में जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी उसमें उन्होंने बताया 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक की एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड है, IOC, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, इन सबको कैटर करती है। बाकी ये कंपनी मेरे रडार पे रहती है बिकॉज ये एक डेटा सेंटर के कारोबार में फोरे कर रही है। इनका एक 40 मेगावाट का चेन्नई में डेटा सेंटर इस साल के 3rd क्वार्टर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक ग्रोथ सेगमेंट है। और चूंकि इनके पास खुद का रिन्यूएबल एनर्जी पावर है 130 मेगावाट का, तो ESG कंप्लायंट होगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से ये डेटा सेंटर चलेगा। तो ये जितनी दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, इन सबको कैटर कर सकती है। और इतना ही नहीं, इनका फ्यूचर में ये डेटा सेंटर के कारोबार में 250 मेगावाट तक बाई 2030 तक का इनका प्लान है, जिसके अंतर्गत के 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी खोज रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ।
फिर वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, 1500 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंस है बुक में, जो कि अराउंड 140 रुपये पर शेयर बनता है। आज 360 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक जीरो डेट कंपनी है। FISDH भी बुलिश है, अराउंड 28-29% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, HDFC है, DSP है, L&T है। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे। थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ अपने ऊपरी लेवल से, और मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 380 के, स्टॉप लॉस 350 रुपये का। 380 का टारगेट, 350 का स्टॉप लॉस। टेक्नो इलेक्ट्रिक यहां पर रखनी है आपको नजर। मीनवाइल आइडिया फॉर्ज का IPO पहले ही दिन या आधे ही दिन में आप देख रहे हैं 2 गुना बढ़ चुका है। बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अनिल जी ने आपको आज सुबह कह ही दिया है, लिस्टिंग गेन के लिए तो आप पैसा लगाइए, उसके बाद आगे का क्या करना है अनिल जी आपको बाद में बताएंगे लिस्टिंग के दिन, बट लिस्टिंग गेन के लिए तो पैसा लगाइए। फिलहाल 2 गुना ये इशू भर चुका है और रिटेल की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो 6 गुना रिटेल सब्सक्रिप्शन हो चुका था। वो आंकड़े डेफिनेटली इस समय और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। आइए लेते हैं अनिल जी से इस समय उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सेठी साहब तो पूरा टाइम आज हमारे पास शो में है ही, तो दूसरी कॉल सेठी साहब थोड़ी देर में आता हूं आपके लिए, तब तक अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी लेते हैं। सर थोड़ा ग्लोबल बाजार सुस्त दिख रहे हैं इस समय। 1/4% तक की गिरावट आपको तीनों अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है। डाउ, नैस्डैक और S&P 1/4% नीचे इस समय, करीब 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एशिया सुबह ठीक ठाक था बट खराब होकर बंद हुआ है, 1/4%। जापान नीचे था। चीन और हांगकांग में आपको भारी गिरावट दिखी है। इनफैक्ट सिंगापुर के बाजार छोड़ के बाकी सारे बाजार, कोरिया के बाजार छोड़ के और सिंगापुर में हल्की सी पॉजिटिविटी के छोड़ के बाकी सारे बाजार आपको नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। यूरोप भी इस समय आपको आधे से 0.5% कमजोर दिख रहा है सर। कच्चे तेल पर दबाव है, रुपया फ्लैट है और हमारे बाजार भी फ्लैट है। मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है। क्या करना है सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। इतना सब आपने बताया, फिर मैंने बोलिए कुछ नहीं। नहीं, मुझे लग ही रहा था इस समय थोड़ा रेंज भी वैसी है। नहीं है, मतलब 18,700 के ऊपर अच्छा है, 18,700 के नीचे है तो थोड़ी ढीले ही है। 18,600 के नीचे जाने का मूड है नहीं। 700 को पार कर भी लिया तो 800 के ऊपर निकलेंगे नहीं। उसमें भी एक छोटी सी रेंज 650-725 की बनी हुई है। सो कुछ हो नहीं रहा तो आराम ही करिए। कुछ मतलब मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा ढीला हो रहा है। ठीक है, निफ्टी हरे में आने की कोशिश कर रहा है तो बैंक निफ्टी लाल में रहने की कोशिश कर रहा है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक हल्के फुल्के मूवमेंट है। तो जहाँ आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगे कि भाई करेक्शन होकर कोई ढंग ढंग के लेवल पे स्टॉक आ गए जो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर लेना शुरू कर दे। सो आई थिंक छोटा हफ्ता है, बुधवार की छुट्टी है, मंथली एक्सपायरी है। सो आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटेजी इज वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का मतलब ये नहीं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे। कुछ नहीं करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, और कुछ नहीं करने का डिसीजन इस प्राइस पर है, किसी भी प्राइस पर नहीं। तो अगर सपोर्ट रेंज में आएगा तो वहाँ खरीदेंगे, और अगर रुकावट की रेंज पर आएगा तो वहाँ बेचेंगे। ये डिसीजन है। सो ऐसा मत सोचिए कि डिसीजन नहीं ले रहे हैं। डिसीजन ये ले रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर आ गया बेचेंगे, नीचे आ गया लेंगे। तो जब तक ना आए तब तक हम कुछ ना करेंगे। ये डिसीजन है। ठीक है, तो इस डिसीजन के साथ बने रहें। और कहाँ करना है? 18,635 के आसपास आए वहाँ खरीदना है, उससे पहले नहीं। 750-775 के आसपास आए वहाँ प्रॉफिट बुक करें। थोड़ा दूर है लेकिन वहीं करें। 725 पे भी मुझे करना जमता नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,500, 43,350, ये 150 पॉइंट की रेंज है। 350 से 500 इस रेंज के आसपास खरीदना है। ऊपर में 775, 875 इस रेंज में बेचना है। तो जब तक कोई ना आए कुछ ना करें, आराम से बैठें, शांति है, क्या फ़र्क पड़ता है रेंज में सिंगल्स। हाँ, कोई ज़रूरी थोड़ी रोज़ ट्रेड करना है। फिर जिसको करना ही है और हिम्मत है तो फिर बेचो ऑप्शन, प्रीमियम कमाने की कोशिश करो। लेकिन इतनी रिस्क वाला लेके फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि आराम से किसी एक लेवल पर बाजार आने दें, उसके विपरीत ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए बढ़िया है। तो ये है इस समय रेंज में बाजार है, कुछ ना करें यही बेहतर है। स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस करिए, और स्टॉक्स पर आइडियाज देने के लिए तो हमारे गेस्ट एकदम तैयार हैं। सिद्धार्थ जी की तरफ से एक और बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। दीपांशु, जब बाजार थोड़ा सा साइड है या कुछ नहीं कर रहा है तब एफएमसीजी काम करता है। एफएमसीजी में भी जरा हटके एफएमसीजी, यूनिक एफएमसीजी, और ये कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। बिल्कुल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसका प्राइस है 860 के करीब का। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे आप 880 का, 880 का, और दूसरा थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट होगा, ये होगा 900 रुपए का
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। क्यों यूनिक एफएमसीजी है? टी, कॉफी, वाटर, ये सब तो है ही, पानी, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्पाइसेस है जो टाटा संपन्न के नीचे आता है, ड्राई फ्रूट्स, साथ ही साथ स्टारबक्स। ये जो यूनिक प्रेपोजिशन है एफएमसीजी का, ये बहुत बेहतरीन है। स्टारबक्स आपको बता दूं 48% वाईओवाई से ग्रोथ कर रहा है। 71 न्यू स्टारबक्स कैफेज खुले हैं पिछले साल, और ओवरऑल टाटा संपन्न सोलफुल कंट्रीब्यूट करता है 15% रेवेन्यू को। सो इनोवेशन लगातार बार बार टाटा कंज्यूमर लेके आ रहा है, इसीलिए मैं यूनिक एफएमसीजी का नाम दे रहा हूं। अब न्यूट्रिशन साइड में अब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यूनिक एफएमसीजी कंपनी शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 880 का और पोजिशनल टारगेट रखे 900 रुपए का। टाटा कंज्यूमर आज एफएमसीजी का थोड़ा सुबह दिन भी दिख रहा दूसरा टारगेट 900 का। सिद्धार्थ जी, आपका दूसरा वाला टारगेट तो बहुत बड़ा होता है, पहला 880 तो ठीक है, समझ में आया, छोटा वाला टारगेट देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने दिया था C8 खरीदने की राय, 2060 का पहला टारगेट, 2170 का दूसरा, तो दूसरा वाला तो आपका टारगेट बड़ा होता है, इसमें छोटा क्यों? अनिल जी, हमारा जो फंडामेंटल रिपोर्ट है उसमें 900 रुपए का टारगेट है, जो इस क्वार्टर, इस तिमाही में रिजल्ट आने के बाद अपडेट होगा। तो अभी के लिए 900 रुपए का ही पोजिशनल टारगेट रख रहे हैं। तो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से चलते हो? ओहो, अरे मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे लगा कि सिद्धार्थ जी ने अपने मन से अंदाज से दिया होगा टारगेट। अच्छा, वो रिवाइज्ड टारगेट अभी नहीं बना इनका? नहीं अनिल जी, ये मेरी बिल्कुल घर की खेती नहीं है, एकदम रिपोर्ट के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो ये सिद्धार्थ जी की तरफ से 900 रुपए का टारगेट। सेठी साहब भी आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं एक और पिक लेके, उससे पहले टाटा कंज्यूमर पर आज सिटी की एक रिपोर्ट भी आई, तो हमने कहा सिद्धार्थ जी को बता दी जाए, और सिद्धार्थ जी के साथ साथ हमारे दर्शकों को भी। इस रिपोर्ट में क्या खास बातें, सिद्धार्थ जी ध्यान से सुनिएगा, नूपुर बता रही जी। बिल्कुल सर, सिटी ने एक्चुअली शुरुआत की है कवरेज की और 1000 रुपए का टारगेट दिया है स्टॉक पे। 17% का अपसाइड यहाँ से लेके वो चल रहे हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने वैल्यूएशंस दिए वो 56 टाइम्स FY25 के वैल्यू पे उन्होंने 1000 रुपए का 1020 का टारगेट दिया है उन्होंने। फिलहाल अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन सिर्फ 40 टाइम्स पर ट्रेड करते हुए आपको कंपनी नजर आएगी। 3 साल के एवरेज के 5% प्रीमियम पे वैल्यूएशंस यहाँ पे 56 टाइम्स के दिए। उनका मानना है, सिटी का मानना है कि सारे सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के उसमें और भी सुधार आगे चलकर आएंगे। सिटी का ये भी मानना है कि कंपनी अपने कोर कैटेगरी जो सॉल्ट, टी, कॉफ़ी की जो कैटेगरी होती है उसका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी मजबूत रहेगा। लगातार कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लोकल प्लेयर से अब लोग ब्रांडेड की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, टाटा संपन्न हो या फिर कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स हो। डिस्ट्रीब्यूशन में लगातार विस्तार कंपनी कर रही है। ग्रोथ कारोबार से 27% की आई की उम्मीद है, जो फिलहाल सिर्फ 15% के आसपास है। सिटी का ग्रोथ अनुमान देखेंगे तो रेवेन्यू 12% से बढ़कर आ सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। जो कंपाउंडेड ग्रोथ रहेगी वो एबिटा 17% से बढ़कर आ सकता है। मुनाफा भी देखें तो 22% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। रिस्क उन्होंने यही कहा कि एलिनो से मांग थोड़ी सी धीमी हो सके, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर्स काफ़ी सारे थे। और सर, जब हमने एनुअल रिपोर्ट का भी एनालिसिस किया था तब यही कहा था कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। कंपनी का कोर बिजनेस पे तो फोकस है, पल्सेस स्पाइसेस पे भी है, ड्राई फ्रूट्स पर भी है, और साथ ही साथ जो मिनी मील्स प्रोटीन बेस्ड है उस पर भी कंपनी का फोकस है। आगे चल के एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी लाइंड अप है। तो ये है सारी की सारी टाटा कंज्यूमर पर भरोसा बढ़ने की वजह। सिटी की तरफ से रिपोर्ट बहुत ही दमदार रही। 1000 रुपए का टारगेट, 1020 बड़ा टारगेट है। ये टारगेट बड़ा माना जाएगा। 1020 मतलब हो गया ना कितना, 17-18% ऊपर, 18%। सिद्धार्थ जी, अब तो आप बढ़ाओ टारगेट। बिल्कुल अनिल जी, बढ़ाऊंगा। अनिल जी, मैंने हाथ इसीलिए उठाया क्योंकि मैं अभी कुछ हफ्तों पहले मुन्नार था केरला में, और वहां पे मैंने टाटा कंज्यूमर के टी एस्टेट खुद देखे, एक फोटो भी खींची है, ट्वीट करूंगा जरूर दर्शकों के लिए। तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी टाटा के एस्टेट देख के आया हूं, तब जाके टाटा कंज्यूमर रेकमेंड कर रहा हूँ। क्या बात है, गजब। टाटा कंज्यूमर पूरा चैनल चेक करके आए, कंप्लीट चैनल चेक है। बाकी ये तो पानी की बात है, बाकी कोई और जो पेय पदार्थ है उनके लिए भी आप चैनल चेक करके ही रिकमेंड करते हैं? अनिल जी, ट्राई करते हैं जितना कर सके, जहां तक पहुंच सके। जहां पे रिस्ट्रिक्टेड लगता है चैनल चेक करना, वहां पे खाली समझ के ही कर लेते हैं। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस।
धन्यवाद सैदानी साहब, टाटा कंज्यूमर्स। आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार है, एक बार फिर से बिगुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक बार बार कई बार रिकमेंड करता हूं और आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1925 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1980 के, स्टॉप लॉस रखना है 1900 रुपए का। अनिल जी, इस स्टॉक को आपके जन्मदिन के ऊपर मतलब 2 जून को मैंने रिकमेंड किया था 1885 के लेवल्स पे, और उस दिन मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट थे 1950 के, जो 1-2 दिन में ही मीट हो गए। और उसके बाद ये स्टॉक वहां से 2040-50 तक की दूरी तय करी, 2040-50 तक गया, फिर वहां से अब वापस से करेक्ट होकर एक बहुत अच्छे लेवल्स पे वापस स्टॉक आया है। तो यहाँ पे वापस खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, जबरदस्त कंपनी है जो कि इक्विपमेंट्स बनाती है 3 सेगमेंट के लिए। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट, दूसरा एरोस्पेस एंड डिफेंस, और तीसरा क्लीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में काम करती है। कई सारे रिस्पेक्टेबल या नोटेबल प्रोजेक्ट्स इसने करे हैं, जैसे जो अपने स्पेस क्राफ्ट है जो मार्स में ऑर्बिटर गया, उसके लिए भी इंजन्स के लिए इन्होंने काम किया है। फिर अग्नि मिसाइल्स में इनका योगदान रहा है। और बाकी ये एक्सक्लूसिव सप्लायर है भारतीय जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं उनको लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स के लिए। तो जिनको भी ऑर्डर्स मिलते हैं इस सेगमेंट में, चाहे वो इसरो है, DRDO, HAL, BDL, BHEL, ये सब के लिए ये मतलब ये सप्लाई करती है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स। बाकी कई सारे MNCs भी इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे ब्लूम एनर्जी USA, जो कि दुनिया की एक लीडिंग हाइड्रोजन सेक्टर की कंपनी है, वो इनकी मेजर क्लाइंट है। फिर रफेल है, वोइथ है, GE, सीमेंस, इन सबको कैटर करती है। और सरकार का हमने देखा डिफेंस पे अच्छा खासा फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो उसका एक बड़ा फायदा हो रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 31 मार्च को करीबन 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। छोटी साइज की कंपनी है तो उसके लिहाज से एक अच्छी बड़ी ऑर्डर बुक है। फिर मार्च तिमाही में नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। पैट आया 31 करोड़ का, जो पिछले साल 19 करोड़ का पैट था मार्च तिमाही में। फिर एक कंपनी, एक फ्लुएंस एनर्जी नाम की कंपनी है, उसके साथ अब एक एग्रीमेंट करने जा रही है फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक अच्छी दमदार क्वालिटी की कंपनी है। लॉन्ग टर्म पे बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म के मैंने टारगेट्स उस दिन दिए थे 2500 रुपए के। बाकी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है वापस से चलने को तैयार है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1980। 1980 ये है आपके लिए टारगेट, खरीदारी करने के लिए MTR टेक के लिए यहाँ पर आपके लिए खरीदारी। बहुत ही बढ़िया यार ना, ये तो हमारी स्पेशल पिक भी रही है, लगातार हमारी पसंद का शेयर भी रहा। आइए अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स पे नजर है। फार्मा सेक्टर यहाँ से ऊपर का मूव दिखा रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 643, 644, 643, 644। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क के अंदर खरीदारी करना है। स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिल रहा है, लास्ट 2 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। ग्लेनमार्क यहाँ से 15 से 25 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 625 नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 625 का ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है 665 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 675 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करें 625 के स्टॉप लॉस से। 665, 675 ये 2 टारगेट जल्दी ही ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें ग्लेनमार्क। करनी है खरीदारी, 645 पर मिल रहा है, 625 का स्टॉप लॉस, 665 और 675 के टारगेट्स के लिए एक्शन में काउंटर आपको बनते हुए दिख सकता है। चलिए रखेंगे नजर। ग्लेनमार्क भी आपको मूव दिख रहा है। फार्मा और FMCG दोनों डिफेंसिव अच्छे मूड में दिख रहे हैं। सच्ची जी के लिए भी एक बिगुल, BTS डबल टी। बताएं सच्ची जी। दीपांशु, यहाँ पर फ्रेश स्टॉक एडिशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। खरीदारी अभी करनी है एस्कॉर्ट्स में। एंड पूरे सीरीज का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट कर रहा था, लगभग अराउंड 2200 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस था एंड 2140 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था। तो आज का भी अगर आप लो देखोगे तो 2140 से ही इसने एक रिवर्सल बनाया है। एंड जिस तरीके से ये रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ड्यूरेबल ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। सो लगभग 2290 से लेके 2340 ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2182 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
ओके, तो ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 2182 का स्टॉप लॉस है और 2290 2340 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और अपोलो टायर्स, यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं के बादल छाए हुए हैं मॉनसून के आने के बाद। क्यों, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, क्या हो गया अपोलो टायर में? एक तरफ तो सीएट टायर भाग रहा है, जैसा अभी हमारे सिद्धार्थ जी बता रहे थे, अपोलो टायर के साथ क्या समस्या है? सीएट टायर्स के अभी तक एनालिस्ट मीट नहीं हुई है शायद, इसलिए अपोलो टायर्स इनकी हो गई। हाँ, इनकी हो गई है एनालिस्ट मीट, और एनालिस्ट मीट में थोड़ी सी चिंता का विषय बन रहा है इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो मार्केट है। स्पेसिफिकली आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो FY23 से 25 का एस्टिमेट्स लगाकर चल रहे हैं, आय में करीबन 6% की ही सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब सिंगल डिजिट में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टॉप लाइन नंबर्स तो जाहिर सी बात है कि आगे जो बॉटम लाइन आएगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट का रुझान भी दिखा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसी रहती है। बट बहरहाल जो भारत में आय ग्रोथ है वो 10% के नीचे एक्सपेक्टेड है सिंगल डिजिट में, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो डिमांड है H1 FY24 यानी कि जो फर्स्ट हाफ है FY24 का, वहाँ पर स्थिर रहने का ही अनुमान है। मतलब मांग में बहुत ज़्यादा रिकवरी आपको आती हुई नहीं दिखेगी, और इसी वजह से FY24 में ही पूरे के पूरे यूरोप से जो करीबन 30-35% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर आय फ्लैट रहने का आशंका लगाकर चल रहे हैं। अब OEMs की मांग और साथ ही जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी थोड़ा सा डेंट डालता हुआ नजर आ सकता है। इसी वजह से लार्जली जो कंपनी की आय है वो 6 से 7% तक ही ग्रो कर सकती है। अब मार्जिन्स के लिहाज से रबड़ की जो कीमतें वापस से बढ़ती हुई नजर आई है, वो एक थोड़ा सा इन लोग के लिए डिक्रीजिंग फैक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो कंपनी की मार्जिन से आगे आती हुई नजर आएगी। खासकर भारत में EBITDA मार्जिन 14 से 15% की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी 16 से 17% की ही मार्जिन एक्सपेक्टेड है। तो मार्जिन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं आगे चलकर लगाकर चल रहे हैं, और टॉप लाइन ग्रोथ भी धीमी रहने का अनुमान है। तो एनालिस्ट मीट टेकअवे से ये जो 2 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, उस वजह से आज अपोलो टायर्स आप देखिए 3-3.5% तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो टायर्स में आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सीएट भाग रहा है, अपोलो टायर्स में प्रेशर आ रहा है, कमेंट्री इनकी बाजार को नहीं पसंद आ रही है, बट बाकी ऑटो स्टॉक्स, बाकी टायर स्टॉक्स में एक्शन है। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? डेफिनेटली जब ग्लोबल बाजार में अगर इनकी मांग कम हो रही है तो डेफिनेटली स्टॉक अंडर प्रेशर रहेगा। बट इसके विपरीत जैसे कुशल सही कह रहे हैं कि अभी तक कॉल नहीं हुआ है सीएट का, बट लास्ट कमेंट्री जो आई है सीएट की कि वो डबल डिजिट एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की रख रहे हैं इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अभी अगर ये दोनों में से कोई पिक एंड चूज करना हो तो बेहतर चॉइस रहेगा सीएट और ना कि अपोलो टायर्स। अपोलो टायर से ये मानना है सिद्धार्थ जी का। नितिन जी का मानना क्या है, जरा ये जान लिया जाए, क्योंकि निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरका फोन लाइन पर है तैयार। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, अभी हम लोग फ्यूचर पे हैं 18,701 और हम 18,700 की पुट ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस है 67। स्टॉप लॉस बनेगा इसका 45। आज का डे लो है 55, यानी कि आपका स्टॉप लॉस बनता है 22-23 रुपए का। सुबह से साइडवेज है बट डेटा में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो मैं एक बार पुट ऑप्शंस अटेम्प्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे 67-68 पे लेना है। स्टॉप लॉस 45 का रखना है और टारगेट इसका 95 का रखना है। पुट लेने की राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। इस समय बाजार का मूड माहौल देखते हुए थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाने की। और बैंक निफ्टी नितिन जी, उसका क्या हाल है? बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि 43,700-725 से सेलिंग आ रही है, तो मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी 43,500 की तरफ आनी चाहिए, बट मैं अपने ट्रेड के ख्याल से एक ही ट्रेड दे रहा हूँ, दोनों में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट का आधा घंटा मूवमेंट बहुत तेज आ जाती है कई बार। तो मैं निफ्टी की मेरी तरफ से ट्रेड रिकमेंडेशन है, बट व्यू बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव है। व्यू बैंक निफ्टी में भी कमजोरी का है, लेना है तो निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया जाए, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही। आइए अगला बिगुल कौन है तैयार? सुमित जी। सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर।
जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 101 रुपए 25 पैसे, 101 रुपए 30 पैसे, 101 रुपए 30 पैसे का भाव है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। जमुना ऑटो में अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए और एक अच्छा जंप, अच्छा बाउंस यहां से ऊपर की तरफ का बनेगा। 97 रुपए 98 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 98 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जमुना ऑटो में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 108 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 111 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए जमुना ऑटो में खरीदारी करें। 108 111 का टारगेट, 98 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना। सुमित जी का लिफाफा लेवल टारगेट 111 का आपके लिए आते हुए दिख रहा है, 108 और 111, और ओल्ड फेवरेट स्टॉक भी है सुमित जी का, ऑटो स्पेस से भी है, तो परफेक्ट ब्लेंड इस समय बन रहा है जहां तक जमुना ऑटो का सवाल है। एक बार सेठी साहब से भी इस पर राय ले लेते हैं। सेठी साहब भी कई बार इसे कवर कर चुके हैं। सेठी साहब, पूरा ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरीज एक्शन में आ रहे हैं, जमुना ऑटो कैसे देखना है सर, और बाकी ऑटो स्टॉक जो आपके भी कोई रेडार पर हो इस समय? नहीं, बिल्कुल दीपांशु एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और हाल ही में मैंने भी इस स्टॉक को इसी लेवल्स के आसपास रिकमेंड किया था। उसके बाद हमने पिछले वीक में इस पर अच्छी तेजी देखी, फिर बाजार में जो करेक्शन हुआ ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ। ये पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है, क्लाइंट लिस्ट बहुत अच्छी है, मेनली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को कैटर करती है, तो एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को डेफिनेटली करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए और मेरा ये मानना है कि आने वाले 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में हम 140-150 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो 140-150 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 40 से 45% की बेसिकली रैली आपको दिखेगी, फिलहाल 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बात करते करते आपको बढ़िया वाला ब्रेकआउट इस काउंटर में आते हुए दिख रहा है, तो कुछ अच्छा एक्शन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। बाजार भी थोड़ा मूवमेंट के मूड में आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप देखिए यहाँ पर अभी और तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स अब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.5% की तेजी यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे मूव आई है, श्रीराम फाइनेंस, जरा इसको देखिए, 1.5% ऊपर का स्पाइक इस पर आ रहा है, वापस अब थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है श्रीराम फाइनेंस का चार्ट। एक बार वागले साहब से राय भी ली जाए। वागले साहब, बड़ी रैली हुई थी पिछले हफ्ते, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया, अब देखिए सर श्रीराम फाइनेंस 1700 के लेवल पर वापस आ रहा है, क्या करना है इसमें? दीपांशु, पैटर्न अच्छा है, पोजिशनली यहाँ पर या हल्के से करेक्टिव मूव पे बाय किया जा सकता है। मेरा मानना है आज का जो लो है वो होल्ड करेगा, तो थोड़ा सा लंबा है, 1635 का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मुझे लगता है ये पैटर्न लगभग 1800 1850 अगले 3 से 4 दिनों में मे भी एक आध हफ्ते में ये स्टॉक जा सकता है, तो मेरा व्यू बाइंग का होगा। अभी ले 20, 30, 25 रुपए नीचे आता है तो ऐड करें, समथिंग लाइक दैट। है श्रीराम फाइनेंस एक्शन में भरपूर आगे बढ़ता हुआ। आइए जय ठक्कर है तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, मार्केट्स काफ़ी साइडवेज रहा आज, इनफैक्ट अच्छा कल फ्राइडे से रिकवर हुआ, आज सुबह रिकवर होने के बाद अनिल जी ऊपर सस्टेन भी किया। मैंने कॉल ऑप्शन भी सुबह सजेस्ट किया, बट अनिल जी मार्केट साइडवेज है, जिसके कारण अगर आप देखें तो प्रीमियम्स डेफिनेटली मिल जाते हैं, तो हमें लोअर लेवल्स पर स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। बट देन मार्केट का व्यू अभी भी वही है अनिल जी कि जब तक 18,600 का लेवल होल्ड कर रहा है आपको ये अपसाइड देखने मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है अभी कि एज ऑफ नाउ 18,600 का ही अनिल जी कॉल ऑप्शन आप खरीदें, ये आपको मिलेगा 130 रुपये पर। 18,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यही 29 जून की एक्सपायरी का 130 रुपये पर खरीदे अनिल जी। इसका स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट वुड बी एट 87 पर स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में अनिल जी 185 से लेकर 207 तक के देखने मिल सकते हैं। दूसरा टारगेट अनिल जी छोटा इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज 18,800 से ऊपर भी नहीं देख रहा हूँ मैं एज ऑफ नाउ निफ्टी को। सो मेरा जो निफ्टी का एक एक्सपेक्टेशन है ऊपर की तरफ वो 18,750 से लेकर 18,770 ये स्पॉट के लेवल से एनर्जी, ये मिड पॉइंट रहेगा ये वीकली एक्सपायरी का। एज ऑफ नाउ मुझे जो लग रहा है 18,600 से 18,900 के रेंज में, सो ये मिड पॉइंट तक आ सकता है, 750 770 तक इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड हेंस 18,600 के स्ट्राइक का इन द मनी ऑप्शन 130 रुपये पे खरीद सकते हैं। 30 रुपये में खरीदे आप 18,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। और अभी भी पुट ऑप्शन की राय नितिन जी ने भी दी, लेकिन कॉल ऑप्शन की राय जय की तरफ से आ रही है
और थोड़ी बहुत रिकवरी आपको डाउ फ्यूचर्स में भी दिखेगी दीप। अब सिर्फ 30 अंक नीचे बचा है डाउ फ्यूचर्स, तो वहाँ भी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं और यही वजह से कि ऑप्शंस में वॉल्यूम जबरदस्त हो रहे हैं। भले आप ये देखें कि आज ओपन इंटरेस्ट कम है या मूवमेंट कम है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कहीं कमी नहीं है। आप देखिए, मैं बताऊँ आपको 43,700 कॉल पे 56 लाख शेयर हैं, 43,800 पे 52 लाख शेयर हैं, 43,600 के पुट पर 46 लाख शेयर। तो कुल मिलाकर ये तो बैंक निफ्टी का हाल है। निफ्टी पर 18,700 के पुट पर 1 करोड़ 20 लाख शेयर, कॉल्स पर 1 करोड़ 45 लाख शेयर। इतना भारी भरकम वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हो रहा है इस वजह से कि मशीन ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं। ये तो आप पहले भी बताते रहते हैं हमें। एल्गो ट्रेड, मशीन ट्रेड खतरनाक हो रहे हैं। वैसे थोड़ा लोगों को समझना चाहिए ना, और ये एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है? बिल्कुल, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक कहीं भी आपको एल्गो ट्रेडिंग को लेकर एक सिस्टमेटिक सीखने सिखाने का तरीका मिला नहीं। तो हमने शुरू की है एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, और इसका पहला एपिसोड कल सुबह 11 बजे आप देख पाएंगे। तो हम पहली बार कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में ये आपको देखने को मिलेगा कि एल्गो ट्रेडिंग को लेकर एक सिस्टमेटिक, अगर आप जानना समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये होता है, कैसे काम करता है, कौन कर सकता है, कितने मार्जिन की ज़रूरत है, सेटलमेंट कैसा होता है, अकाउंट किस तरह से खुलवाया जाता है, प्लस स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जा सकती है, मार्जिन की ज़रूरत क्या होती है, सारी चीज़ें जो आप एक एल्गो ट्रेडिंग को लेकर जानना चाहते हैं वो कल आप देख पाएंगे 11 बजे। एक प्रोमो दिखा दें? बिल्कुल, ज़रूरी बनता है सर, आइए देखते हैं। एल्गो ट्रेडिंग और मशीन के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए जब ट्रेड आपका करना आसान हो जाता है, तो अब आप मैक्सिमम ऑर्डर डाल सकते हो, तो होगा क्या, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। आपकी ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी से डिसिप्लिन आ रहा है, स्पीड आ रही है, आपका टाइम फ्री हो रहा है, आप कुछ और कीजिए। जो आदमी 2 लाख का भी मार्जिन दे सकता है, 1 लॉट का भी, उसको भी एल्गो यूज करना चाहिए। ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ऐसी फ्यूचर डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज, कैश बेस्ड स्ट्रेटजीज उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। यू ट्रेड प्रेजेंट्स एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास सिर्फ जी बिजनेस पर। तो एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास हमने बनाई है आपके लिए, और ये अच्छी खासी लंबी सीरीज चलने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बस एक ही बार देखें और आपके सारे सवाल जवाब इसी में आपको मिल जाएं। हमने एक सीरीज़ आपके लिए बनाई है, उसका पहला एपिसोड आप कल देख पाएंगे, और आपके कुछ बेसिक सवाल एल्गो ट्रेडिंग को लेकर कल आपको जान पाएंगे। बट ये पूरी सीरीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गो से जुड़े जितने भी सवाल हैं हमने कोशिश करी है कि इस मास्टर क्लास में आपको समझाएं। तो पहला एपिसोड इस सीरीज़ का आपको कल सुबह 11 बजे देखना है। ओके, सेठी साहब के लिए भी बिल्कुल है और वागले साहब के लिए भी है। तो पहले एक बार जरा वागले साहब का लिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि मतलब वैसे तो कतार में सेठी साहब आगे हैं, लेकिन वागले साहब का शुरू से लेकर अब तक पूरे शो में पहला बिगुल आया है, और सीनियरिटी के हिसाब से भी सेठी साहब आई एम श्योर कॉम्पीट नहीं करना चाहेंगे वागले साहब से, थोड़ा लाइन काटने का नहीं करना चाहेंगे कॉम्पीट, आई एम श्योर। तो वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी धन्यवाद, आपने मुझे प्रेफरेंस दिया, और मोमेंटम स्टॉक है जी। अनिल जी M&M BTST में लेके जाना है, ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन अभी 1400 का लेवल ब्रेक कर रहा है। 1400 के लेवल के बाद ही मेरे रडार पर आया है, क्योंकि मोमेंटम अभी आना चाहिए। कम से कम एक 15 से 20 रुपए की मूव आपको कल सुबह के पहले 1-2 घंटे में ही मिल सकती है। यहाँ पर बाय करें, एक 7 से 8 रुपए 1393 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1418 1420 का कल का टारगेट, पहले फर्स्ट हाफ का ही टारगेट होना चाहिए। 1420 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। M&M के फ्यूचर्स में ये राय वागले साहब की तरफ से आती दिख रही है। हिमांशु जी धन्यवाद देना चाहते हैं वागले साहब को, क्योंकि शो की शुरुआत में उन्हें भी आया था पसंद। आइए सेठी साहब को क्या है पसंद जान ले। बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। अनिल जी, मेरी पिक देने के पहले अनिल जी आप जी बिजनेस को बहुत बहुत बधाई। ये जो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच है, बहुत ही अच्छी एक मुहिम है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आमतौर पे इस सेगमेंट से वंचित रहते हैं, उनको समझ भी नहीं है कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट डेफिनेटली ये शो मैं भी देखना चाहूँगा, और मुझे लगता है ये देखने के बाद काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी और इससे बहुत फायदा होगा रिटेल निवेशकों को। सर थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सेठी साहब।
चलिए सेठी साहब ने सोचा कि देख लिया कि फिर तो बात ही बन गई हमारी, तो मेहनत सफल। बताएं सर। अनिल जी, अभी जो स्टॉक मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ F&O सेगमेंट से स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL, जो अभी 207 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। इसका जून फ्यूचर्स। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह इस करंट लेवल्स पे, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 215 का, स्टॉप लॉस रखना है 202 रुपए का। अनिल जी, एक फंडामेंटली भी जबरदस्त कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की फैशन और लाइफस्टाइल रिटेलर है, और इनके जो ब्रांड्स है बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स है। मतलब जितने ब्रांड्स हमारे ख्याल में आते हैं सभी ब्रांड्स इनके पास है। यही उसकी मार्केटिंग और सेल्स करती है। जैसे फॉरएवर 21 है, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप, फिर आपके एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, टेड बेकर, इन सब को कैटर करती है। फिर आपके राल्फ लॉरेन भी इनके साथ ही है। बाकी इसके अलावा भी कई सारे इन्होंने एथनिक वेयर के लिए जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं उनको भी एक्वायर कर लिया, जैसे साबेसाची मुखर्जी है, फिर शांतनु निखिल, तरुण ताहिलियानी, मसाबा, ये सब भी इनके फोल्ड में ही आते हैं। और आजकल इन्होंने ये जो वैन हुसैन और एलन सोली के इनर वेयर्स हैं वो भी इनके थ्रू होते हैं। फिर बहुत अच्छा फोकस है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मतलब अमेजोन है, फिर आपके मिंत्रा है, इन सब के ऊपर इनके स्टॉक्स, इनके जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो ऑल इन ऑल एक प्योर रेप्लिका है भारत की रिटेल स्टोरी का, और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। उस लिहाज से भी करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। वापस मुझे लगता है चलने को तैयार है, और FIIs DIIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 215 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 202। ओके, 202 के स्टॉप लॉस से 215 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ABFRL ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं सेठी साहब। आइए, आज ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं बड़ी फोकस में। एक तो जिसका IPO खुला है आइडिया फोर्ज, और पहले दिन देखो IPO जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखा रहा है, 6 गुना रिटेल में बढ़ चुका है, ओवरऑल 2 गुना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एक्शन है जो बता रहे हैं अरमान बताइए। जी सर, एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखा है। सरकार ने जो सिविल यूज़ है उसके लिए जो मेड इन इंडिया के ड्रोन्स हैं उन पे जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो पहले रेस्ट्रिक्शन था अब वो खत्म कर दिया है। ये एक पूरी ड्रोन कंपनी, जितने आप सारी IPO की तो बात है ही सही, जिसमें आइडिया फोर्ज टेक है, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, मैपमा इंडिया जो किसी इन्फो सिस्टम है, इन कंपनियों को आपको हो सकता है आने वाले समय में बढ़िया फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखे। तो सिविल इस्तेमाल के लिए जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियों हैं अब बिना दिक्कत अगर आप देखें तो जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। पर वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप देखें तो वो जो ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो 25 किलोमीटर या इससे कम की रेंज, और जो 25 kg का उनका जो पेलोड होना चाहिए उसके हिसाब से ही जो है ये वाले ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इन कंपनीज़ के नाम बताएं। जो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये तो अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है ही सही, इनका 50% मार्केट शेयर है। उसके हिसाब से बात करें तो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर FY20 में कंपनी, FY22 की बात करें तो कंपनी ने एक टर्की की कंपनी है उनके साथ ड्रोन डेवलप करने के लिए करार भी किया था। और अगर आप मई 2022 की बात करें तो उनके जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये भी कहा था कि उनको जो वर्सेटाइल ड्रोन बनाने पर वो फोकस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैपमा इंडिया की बात करें, हाल ही में उन्होंने एक इन ड्रोन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी भी खरीदी थी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करने का ही काम है, ड्रोन्स बनाने का काम है। और अगर आप देखें कंपनी के अर्निंग्स कॉल में भी क्लियरली उन्होंने हाईलाइट करा कि वो ड्रोन हार्डवेयर हुआ या फिर ड्रोन सेवाएं हुई या इसके आधारित सब जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके लिए अब पूर्णतः तैयार है, और ये क्षमता उनकी तैयार हो चुकी है। तो इन सारी कंपनियों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी यहाँ से खुलता हुआ दिखा है, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट चुका है। ओके, तो यहाँ पर ड्रोन बनाने के लिए एक बड़ा मार्ग, रास्ता और एक सेगमेंट खुलता हुआ दिख रहा है इन कंपनियों के लिए। तो किन किन को फायदा होगा? एक तो सर आइडिया फोर्ज जो IPO है, जेंटेक होगा सर। जेंटेक तो एंटी ड्रोन में ज़्यादा है। अच्छा, एंटी ड्रोन, यस सर। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, मैपमा इंडिया और थोड़ा BEL को भी है। तो थोड़ा फायदा इनको, इन सारी कंपनियों को होते हुए ड्रोन एक्सपोर्ट को। आई थिंक ये पूरी स्पेस के लिए बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा सर। अगर आप नॉन मिलिट्री यूज़ वाले ड्रोन्स अगर आप एक्सपोर्ट करें तो पूरा मार्केट ही आपके लिए इतना बड़ा खुल जाता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंसिटिव नहीं होगी। करेक्ट, DCM श्रीराम भी यही काम करता है सर। ये मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट का ही कैगर ग्रोथ वो 20% का बोल रहे थे, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी खुल जाता है तो और ही जबरदस्त होगा। एक ड्रोन अपने भी खरीद के लाते हैं, होना चाहिए। आजकल तो शूट्स में तो रेगुलर हर जगह मिलता है, भी चले जाओ शूट्स में, शादी में तो हर जगह कॉमन हो गया, हर जगह कॉमन हो गया। हमारे भी बजट टाइमों को याद नहीं है क्या था द्रोणाचार्य आए थे। तो चलिए करा था ये है ड्रोन को लेकर। और इन ड्रोन से रिलेटेड कई कंपनियां हैं जो सेठी साहब को लगातार पसंद भी आई है। सेठी साहब जरा अपनी राय दीजिए। आपने सही कहा, मैंने ड्रोन वाली कंपनियों को कई को रिकमेंड किया।
खास करके जेन टेक्नोलॉजीज तो मुझे याद है बजट वाले दिन आपने मेरी बजट पिक पूछी थी, मैंने 190-95 के लेवल पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया और आज 4-5 महीने हुए हैं बाजार ने बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई परफॉर्म नहीं किया, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 400 के ऊपर के लेवल से आज। और इसके अलावा भी मैपमाई इंडिया जब हाल ही में मैंने रिकमेंड किया था उस समय मैंने भी जिक्र किया था कि उन्होंने इन ड्रोन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, तो ड्रोन के क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर एक कंपनी जो शायद अरमान ने मिस कर दी वो है पारस डिफेंस, इनकी भी एक सब्सिडरी के जरिए वो ड्रोन के क्षेत्र में काफ़ी एग्रेसिवली उतर रहे हैं, तो वो कंपनी भी अच्छा करनी चाहिए ड्रोन के जो सेगमेंट को देखते हुए, ड्रोन का उनका जो फोकस है। तो ऑल इन ऑल एक ज़बरदस्त सेगमेंट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और डिफेंस सेक्टर से तो इनको ऑर्डर्स मिलते ही है। इसके अलावा मैंने कई बार एम्फसाइज किया जो एग्री सेक्टर है जहाँ पे ये पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने के लिए ड्रोन का यूसेज हो रहा है। फिर जो फूड डिलीवरी एप्स है वो भी एक टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, ड्रोन से डिलीवरी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी ड्रोन का काफ़ी काम रहेगा। तो एक अच्छी डिमांड वाला सेक्टर है और मुझे लगता है ये सब कंपनियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और ये जो आईपीओ खुला हुआ है बहुत ही मुझे लगता है अच्छा करेंगे पूरा सेक्टर पर बुलिश है सरी साहब, लेकिन आइए एक बार राय जरा सिद्धार्थ सेडानी साहब की भी जान ली जाए ड्रोन सेक्टर में, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, ये ड्रोन स्पेस में मैंने एक वीडियो देखा था कि शायद ये अमेरिका का कहीं का होगा कि कोई एक ऑफिस है जहां पे बालकनी में ड्रोन पिज्जा डिलीवरी करने जाता है और ड्रोन साथ में वो स्वाइपिंग पीओएस मशीन भी रखता है जहां पे आप स्वाइप कर दीजिए ड्रोन लेके चला गया। तो इस टाइप की चीजें भी हमने बहुत देखी है अमेरिका या डेवलप कंट्रीज में। शायद ये ड्रोन की कीमत यहाँ की फूड डिलीवरी कंपनियां भी बहुत अच्छे से यूज करेगी, जो सेठी साहब ने अभी जिक्र भी किया। और रही बात ये आईपीओ की आइडिया फोर्स, तो हिंदुस्तान ने सबसे बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आपका देखा है आइडिया फोर्स पे जो पिछले दिन था फ्राइडे को। तो मैं मानता हूं कि ये इंटरव्यू देखने के बाद डेफिनेटली सब्सक्राइब होना लाजमी था। तो ये है आपके लिए ड्रोन पर और इसलिए आइडिया फोर्स पर हम देख रहे हैं जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ रहे हैं, बट ये पूरा स्पेस ही आगे हाई ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है, तो इस पर रखें आप नजर। आइए नजर है हिमांशु जी की कॉल पर भी, बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। ट्रेंड में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट है फ्लैट फॉर्मेशन का। यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड लेके चलेंगे 1758-1759 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कोई 2-4 रुपए का डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1744 रुपए का। 1795, 1815 ये दो टारगेट्स के लिए ट्रेंड के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह। एबीएफआरएल के बाद ट्रेंड भी आता हुआ रडार पर, यानी कि रिटेल से जुड़े हुए स्टॉक्स में भी दिख रहा है पूरा का पूरा एक्शन, ये आप ध्यान में लेकर चलें। आइए तब तक एक और बिगुल है मेरे ख्याल से सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 26 रुपए 75 पैसा, 26 रुपए 80 पैसा। स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अब आईआरबी इंफ्रा में यहां से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा में मेरे को लग रहा है कि यहां से 10% का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा वो 25.5-26 रुपए के आसपास है, तो इसके अंदर नीचे में 26 के नीचे या फिर 25.5 का स्टॉप लॉस लगा के आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करें और पोजीशंस होल्ड करें और कुछ दिनों का व्यू रखें और थोड़ा पेशेंस रखें। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर में इमीडिएट टारगेट बनेंगे 30 रुपए के। 30 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ तो 32 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा और उसके बाद बड़ी तेजी का शुरुआत होगा। फिलहाल इमीडिएट 30 और 32 ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें आईआरबी इंफ्रा। खरीदारी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से 30 और 32 के टारगेट के साथ। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष स्वागत है आपका, बताइए कितने स्टॉक हैं इस वक्त बैन में? 5, सिर्फ 5 ही स्टॉक बचे हैं सर और लिस्ट काफी हल्की हो जाएगी क्योंकि मतलब क्या अभी 2 दिन बाद तो आपकी एक्सपायरी होनी, तो इसमें भी सिर्फ है कितने चाहते हैं आप एक्सपायरी है? ठीक है 5 कम नहीं है, 5 वैसे कंपेरेटिवली सर तो ज्यादा है। बाहर किसको निकालेंगे? बाहर निकाल रहा हूँ एल&टी फाइनेंस को 81% है, बॉर्डर लाइन पे आ गया है लेकिन 80% से नीचे नहीं है सर। तो
मामला डावाडोल है, हाँ, आ भी सकता है, नहीं हाँ, आएगा। और सिमिलर पीएनबी भी, ये भी 81 और हिंदुस्तान कॉपर 81.5 है। तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पे, पीएनबी, हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस आ भी सकते हैं, ना भी आए। हाँ हाँ ओके। एंट्री में तो सर स्टॉक्स ट्रिक कर रहे हैं क्योंकि आते नहीं है, क्योंकि आप जी एंटरटेनमेंट देखिए आज भी 98% है मार्केट वाइज पोजीशन में। रोज पिछले एक हफ्ते से आपको अपडेट दे रहा हूँ कि रोलओवर्स होते हैं उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, लेकिन पोजीशन एक बार आपको बता देता हूँ 98% है। और एक और स्टॉक है जहाँ पर पोजीशंस काफ़ी हैं कंपेरेटिवली। अब अगर आप फ्राइडे को भी देखें तो मनप्पुरम 91% के साथ बंद हुआ था, अब 113 है। तो ये इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, इसके चांस बन रहा है। तो अगर आया अंदर तो मनापुरम के चांस ज़्यादा है, निकला बाहर तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं, कोई भी निकल सकता है इनमें से, पीएनबी, हिंदुस्तान कॉपर और एक और कौन सा होता है, एल&टी फाइनेंस 81%। तो बॉर्डर लाइन पे हैं बहुत सारे स्टॉक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये है आपके लिए आशीष की तरफ से बैंड से बेनिफिट। पर अगर आपको लग रहा है क्लोजर टू एक्सपायरी स्टॉक ज़्यादा बाहर निकलेंगे, कम अंदर आएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। अगर 3 बाहर जाएंगे तो 2 अंदर भी आने की तैयारी कर रहे हैं इस समय। जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए जी दीप ओवरऑल अगर आप देखें तो मुथूट फिनांस में एक अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है, और इसका ही मैं एक कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। मुथूट फिनांस का 1240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप अगर आप देखें तो लगभग 11 रुपये 25 पैसे 11 रुपये 50 पैसे के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की सलाह है। 1240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो विच इज़ नियरली ऑलमोस्ट एट द मनी, 1238 के आसपास स्पॉट के लेवल्स चल रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 6 रुपये 55 पैसे का 6.55। टारगेट ऊपर में जो निकल रहा है दीप वो है 18 रुपये 15 पैसे। फर्स्ट टारगेट 18.15 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 23 रुपये का दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुथूट फिनांस में ये जो अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिला है वो और भी कंटिन्यू करेगा दीप। एंड ऊपर में लगभग स्पॉट में हमें 1260 तक के लेवल्स मिनिमम देखने मिलेंगे। 1260 से 65 के आसपास के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही लगभग 20-25 रुपये के आसपास की हो सकती है। इसलिए इसका 1240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। 40 का कॉल ऑप्शन खरीदना है मुथूट फाइनेंस, ये है आपके लिए जय की राय। मन्नापुरम हालांकि बैन में आने की तैयारी में है, जो डेटा हमें दिखा रहा है, बट मुथूट पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब से मन्नापुरम पर भी राय ले लिया। वागले साहब वैसे तो बैन में आ रहा है, बट एक बार चार्ट देखें सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं इसके लिए। आज मूव आ रही है इसमें, दोनों स्पेस एक्चुअली, दोनों काउंटर्स आज एक्टिव है। दीपांशु पैटर्न अच्छा है, स्पॉट में लिया जा सकता है। मेरा मानना है पहला टारगेट इसका 130 का होगा, और अगर वो 130 क्रॉस करता है पोजिशनली, फिर एक बहुत बड़ी मूव लगभग 140, 145, इवन 150 तक के पोजिशनली इसके लिए पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है। और आज का बॉटम ब्रेक नहीं करना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस पे आप लेके होल्ड कर सकते हो। तो ये है आपके लिए मन्नापुरम और मुथूट, दोनों पर रखे नजर, दोनों एक्शन में आ रहे हैं। बाजार भी बढ़िया मूव में है। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 1% ऊपर जा रहा है। तो 2 दिन की अंडर परफॉर्मेंस, थर्सडे फ्राइडे की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज वापस ब्रॉडर मार्केट आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रही है। एक स्टॉक जिस पर बात करनी है, आज सुबह अनिल जी से भी बात हो रही थी, अभी भी गेंस होल्ड कर रहा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सिटी साहब आपकी राय लेना चाहूंगा। 10% ऊपर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सुबह जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, आईपीओ प्राइस से अब तक कुछ नहीं करा है, 2 दिन की गेंस निकाल दें तो आईपीओ प्राइस के नीचे ही था, बड़े प्रीमियम पर होना चाहिए। और शायद समझ में आ रहा है कि शेयर स्वैप के जरिए ये हो सकता है मर्जर हो जाएगा और शेयर्स आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिलेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बदले। कैसे देखना है सर, बात होने वाली है 29 तारीख को डीलिस्टिंग को लेकर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है जिसको बाजार ने भी थम्स अप दिया है, और हमने स्टॉक में फ्राइडे और आज के दिन में ये जो मूव के कारण बिल्कुल इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। जो डीलिस्टिंग का प्रपोजल है या जो भी जैसे भी होता है, वो चाहे मर्जर के तरीके से हो, अगर शेयर होल्डर्स को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिलते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली, चूंकि आईसीआईसीआई बैंक का एक परसेप्शन भी है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, तो मुझे लगता है अच्छा एक रेशियो आना चाहिए इन फेवर ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। और ऐसे भी भाव कुछ अच्छे प्रीमियम पे होगा तो ही इसकी डीलिस्टिंग पॉसिबल होगी। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मूव, और इट्स गुड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो कि दिख भी रहा है। स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में 15-20% की तेजी कर ली है। तो आई थिंक वन शुड होल्ड ऑन टू इट एंड वेट फॉर द आउटकम ऑफ द मीटिंग फॉर दिस। तो चलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर रखेंगे नजर। और जैसा आज अनिल जी कह भी रहे थे सुबह,
अच्छे प्रीमियम, बड़े प्रीमियम पर होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को उनका हक मिले इसमें। जो पिछले साल की कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, स्टॉक प्राइस ने कुछ नहीं करा है, तो अब डीलिस्टिंग में उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये ज़ी बिज़नेस की मुहिम है। देखते हैं 29 तारीख को जब बोर्ड बैठक होती है तो क्या सामने निकल कर आता है, बट ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए, रेडार पर है आइडिया फोर्ज के जो सब्सक्रिप्शन आंकड़े आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ चुका है इशू। अनिल जी, का 7 गुना से ज़्यादा हो, 9 गुना 9 गुना हो गया, 9 गुना रिटेल ही मिल के भर रहा है। 9 गुना हो चुका है, रिटेल 9 गुना बढ़ चुका है। रिटेल का जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, तो मतलब सब लोग आज ही पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, चलो, सबको लग रहा है कि लिस्टिंग पर पैसा बन जाएगा, उस हिसाब से पैसा लगा लें, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ा अच्छा सब्सक्रिप्शन पहले दिन, हाल के आईपीओ में कोई भी आईपीओ पहले दिन इतना मजबूती से भरा हो वो याद नहीं आता, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा का भी अच्छा रेस्पॉन्स था, लेकिन पहले दिन इस तरह से नहीं भागा था। तो आज ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है, और छोटा आईपीओ नहीं है, करीबन 600 करोड़ का आईपीओ, तो साइजेबल आईपीओ ठीक है, लेकिन पहले दिन अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आइडिया फोर्ज को। और हमारी राय ये कि लिस्टिंग गेंस पर, अच्छे लिस्टिंग गेंस के लिए आप पैसा लगाएं। लिस्टिंग पर मजबूत लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा महंगा हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग टर्म रखना है या नहीं रखना वो लिस्टिंग पर डिसाइड करेंगे। अभी आपको लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से लगानी है एप्लीकेशन। चलिए, लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो आप डेफिनेटली एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद आगे की राय अनिल जी आपको लिस्टिंग के आसपास देंगे। चलिए, फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी से। उससे पहले एक सुमित जी का कॉल हो गया, तो वो पहले ले लेते हैं। बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 200 रुपया 40 पैसे का अभी भाव है। 200.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जेके टायर। जेके टायर के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा था। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई और लास्ट 2 दिनों के हाई के ऊपर है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। जेके टायर में जिन्होंने पोजीशंस बनाया, होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 194, 195 का है, तो 194 का स्टॉप लॉस लगा के जेके टायर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 210 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 215 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए जेके टायर में खरीदारी करें 210, 215 के टारगेट्स के लिए। ये तो जेके टायर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सुमी जी की तरफ से। और इस बीच आप देखें तो सीए टायर में ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है मेरे ख्याल से। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय भी ली जाए, टारगेट हिट की मुहर लगानी क्या, वो भी सिद्धार्थ जी बताएंगे। 2060 का टारगेट दिया था, आई थिंक डन एंड डस्टेड। सिद्धार्थ जी को दिखाइए 2055। सिद्धार्थ जी मोहर लगा दे। बिल्कुल अंडी, मोहर लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया। सिद्धार्थ जी का दिन का टारगेट हासिल हुआ C8 का 2060 का। अब 2170 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए आज से अगर आप रखना चाहें। बहुत ही बेहतरीन कॉल सिद्धार्थ जी की तरफ से आता हुआ शो की शुरुआत। वैसे है फंडा एनालिस्ट, बट वो रिटेल एनालिस्ट वाली, ये टेक्निकल एनालिस्ट वाली मूव इन्होंने अलग है, वही पकड़ी है उन्होंने। बताते नहीं है, लेकिन ध्यान रहता इनके सारे लॉन्ग टर्म वाले जल्दी भाग जाते हैं। मैंने ऐसे नोटिस किया है। वो क्राफ्ट्समैन ऑटो है ना, जो इन्होंने 3390 के टारगेट के लिए दिया था, लॉन्ग टर्म टारगेट 4000 का, बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। सिद्धार्थ जी जरा उस पर भी अपडेट दीजिए एक बार। जी बिल्कुल अनिल जी, क्राफ्ट्समैन में भी आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपने शॉर्ट टर्म देखा है तो आधा 50% मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म का आपका ऑब्जेक्टिव है तो क्राफ्ट्समैन भी बहुत अच्छा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस एक ऐसा स्पेस है अनिल जी जो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं और लोकल ओईएम सप्लाईज भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं ऑटो एंसिलरी स्पेस पे, इंक्लूडिंग क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो चलिए, ये है आपके लिए। ऑटो तो पसंद आ ही रहा है सिद्धार्थ जी को, रखिए उस पर नजर। C8 की मूव बढ़िया पकड़ी थी, टारगेट भी उसमें हिट हो गया है। आइए लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सुस्ती है सर, बट उतना खराब नहीं है। एकदम फ्लैट हो गया अमेरिकी फ्यूचर्स। जब शो की शुरुआत करी आपको याद होगा 70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स था, 50 नैस्डैक था, S&P 500 भी 1/4% नीचे था। ये रिकवर होकर फ्लैट हो गए ऑलमोस्ट। तो थोड़ी रिकवरी आई है, हल्की सी ही, बट रिकवरी ज़रूर आई है। यूरोप के बाजार में भी रिकवरी आई है निचले स्तरों से। कच्चे तेल में थोड़ी खरीदारी हो रही है। रुपया फ्लैट है, सुबह 11 पैसे मजबूत था, वो गेंस गिव अप करके एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। कुछ ऐसा बड़ा एक्शन तो शाम को आने वाला है। कुछ करना है सर जाने से पहले? जाने दें, कॉशियस या मतलब ठीक है, स्टे ऑन द साइड। देखो नीचे बंद नहीं हो रहा, 18,700 के ऊपर बंद नहीं हो रहा, फ्लैट है एकदम। बैंक 4-5 पॉइंट
क्यों ओवरनाइट पोजीशन रखना। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स भी 100 नीचे थे 100 ऊपर हुए, रिकवर हो गए, मतलब 100 ऊपर थे फिर नीचे हो गए, रिकवर हो गए, वापस फ्लैट हो गए। सो बेटर है वेट एंड वॉच, क्यों ओवरनाइट पोजीशन रखने का कोई खास। ऊपर से रशिया वाली जो टेंशन वाली खबरें थी, भले आज दिन भर में हमने जिक्र नहीं किया, यू नेवर नो कुछ आए करे। लॉन्ग पोजीशन है 18,500 का पुट लेकर हेज करिए, शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे ज़रूरत नहीं, फिर भी करना चाहे तो 18,800 का कॉल लेकर हेज करिए। कई बार लोग लिखते हैं कि हेजिंग के लिए दोनों ही ले देते हैं, तो जिसकी जो पोजीशन होगी वही हेज करेगा ना। करेक्ट। जिसकी नई पोजीशन है उसको हेज नहीं करना है, और जिसकी लॉन्ग है उसको शॉर्ट का हेज नहीं करना है, जिसकी शॉर्ट है उसको लॉन्ग का हेज नहीं करना है। तो अपने अपने हिसाब से करें, अपना देख कर करें। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो 43,400 का पुट ऑप्शन रखना चाहिए, और शॉर्ट है तो 43,800 का कॉल ऑप्शन या 43,900 का कॉल ऑप्शन लेकर आप हेज कर सकते हैं। हेजिंग रखें ज़्यादा बढ़िया, एटलीस्ट लॉन्ग साइड पर तो ज़रूर रख लें, क्योंकि कहीं कोई ख़राब खबर आए, अच्छी खबर आके तो कोई ऐसा है नहीं कि 200-300 पॉइंट एकदम ऊपर खुल जाएंगे, वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन घटने में थोड़ी सी रिस्क रहती है, तो हेजिंग कर लें या पोजीशन थोड़ी सी लिमिटेड रखें, फ्रेश पोजीशन कल बनाएं। फ्रेश पोजीशन कल बनाए। Yes. ठीक है सर, चलिए ये आपके लिए इस समय व्यू आ रहा है। आज के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, पोजीशन है तो हेज करें, बैठें इस पर, ये राय आपके लिए आती हुई। ओके, चलिए कुछ फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। सच्चू जी की तरफ से कॉल आ रहा है बिगुल BTSWT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है कोफोर्ज के काउंटर में। लगभग 3 दिनों की डिक्लाइन इसने एक ही दिन में कंप्लीट कर दी है, कवर कर दिए, एंगल्फ कर दिए। एंड जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। पैटर्न के लिहाज से तो काफी बड़े टारगेट्स है 5,000 के आसपास के, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। इमीडिएट जो मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग अराउंड 47-40 के आसपास की है। एंड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 4570 पे, एंड ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 4740 का। खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर। तो कोफोर्ज इस पर करिए नजर। तो चलिए, थ्रू द डे हमने FMCG और फार्मा से सहारा देखा है, अब IT भी आपके लिए आ रहा है, और मिड कैप IT थोड़ी लीडरशिप इस समय ले रहा है। कोफोर्ज इस पर रखेंगे नज़र। आइए फाइनल सेट ऑफ स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं, जहां पर मूव आ रही है टुवर्ड्स क्लोजिंग। IDFC फ्यूचर्स, इसमें अच्छी मूव आई है 2% ऊपर, अभी 100 का लेवल IDFC लिमिटेड ने क्रॉस किया है। एक क्विक कॉल IDFC पर सुमित जी से भी हो जाए। सुमित जी देखें सर, अभी मूव आई है डेज हाई पर 100 का लेवल क्रॉस करते हुए। दीपांशु, पोजीशंस इसमें होल्ड करके चलना है। पिछले 5 दिनों के इसके अंदर कंटिन्यूअस गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसमें पुल बैक का संकेत मिला है, तो 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा, और फिर वापस से ऊपर में 105 से 110 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में IDFC में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें। आज इनिशियल संकेत मिले हैं बाउंस बैक के 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे, और एक दिन सस्टेन कर गया तो 5% और 10% ऐसा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यह है आपके लिए IDFC, जहां पर रखनी है आपको नज़र। एंड में एक अच्छी मूव आती हुई आपको ये काउंटर दिख रही है। थोड़ा मेटल्स भी रिबाउंड कर रहे हैं, टाटा स्टील पर भी रखिए नज़र, थोड़ा एक्शन इस काउंटर में भी आपको बनते हुए दिख रहा है। मूव इस पर भी आई है, देखते हैं थ्रू द डे कैसा कल कैसा एक्शन आएगा। और हिंडाल्को पर भी थोड़ी मूव आई है, 1.5% ऊपर आपको हिंडाल्को भी इस समय ट्रेड करते दिख रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा मूवमेंट आया है। डेज हाई पर बंद हो रहा है। एक बार हिमांशु जी से हिंडाल्को की चार्ट चेक लीजिए। हिमांशु जी देखें सर, एंड में सारे मेटल्स एक्टिव हो रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, मेटल स्टॉक्स में लोअर लेवल से खरीदारी तो जरूर देखने को मिली है, और हिंडाल्को का भी अगर मैं चार्ट सेटअप देखता हूं तो 407-410 रुपए यही एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन था, जहां पर एक लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एक्सपेक्टेड थी स्टॉक के लिए। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक रिकवरी और फर्दर बिल्डअप हो सकती है। स्टॉक 422-425 रुपए तक की भी रिकवरी आने वाले 1 से 2 दिनों में दिखा सकता है। तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है, इन्होंने आज बनाई है, कैरी करें 409 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो यह है आपके लिए हिंडाल्को, जहां पर रखनी है नजर। सेठी साहब, MCX एक बार इस पर राय जानिए, क्योंकि कंपनी से अपडेट आई है, मॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म, TCS का जो बनाया गया प्लेटफॉर्म है उस पर शिफ्ट करने के लिए, और इनका रीसेंट ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहा है। बाजार में भी थोड़ा एक्साइटमेंट है इसको लेकर, जरा एक बार व्यू दे दें इस पर। स्टॉक भी आज 4-4.5% ऊपर है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से भी अच्छा कर रहा है, आज भी इस न्यूज के ऊपर एक अच्छी तेजी इसमें देखी जा रही है। और बाकी मुझे लगता है MCX जो कुछ दिन पहले मैंने भी इसको रिकमेंड किया था, जब ये अभी हाल ही में जो गिरावट आई थी उस समय पे, और वहाँ से एक अच्छी खासी तेजी हुई है। बट वो एक बहुत अच्छे लेवल्स थे इस स्टॉक में एंट्री करने के, जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ सराउंडिंग थी उसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई। बट
आई एम श्योर दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो टू प्लेसेस और करंट लेवल्स पे भी मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड ही करना है, और बाकी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। कोई भी दिन बाजार खराब होते हैं या स्टॉक में गिरावट आती है तो एक खरीदारी करने के मौके ढूंढे फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। खरीदारी के मौके ढूंढे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। एमसीएक्स बढ़िया मूव आई है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है आपके लिए। बताइए क्लोजिंग पर चलते हैं। पूरा दिन सुस्त रहा, एंड में भी आप हल्की बढ़त के साथ ही क्लोज कर रहे हैं, बट काफी चुस्ती स्टॉक्स में आपको आती हुई दिखी और डेज हाई पर आप देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स बंद होते हुए दिख रहे हैं। 18,700 भी आप देख रहे हैं फाइनली आपको निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। सुबह एक बार इसके दर्शन हुए थे और हल्की उसी रेंज में थ्रू द डे ट्रेड हुआ है। बट मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% ऊपर है। तो आज ब्रॉडर मार्केट की बड़ी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। टॉप गेनर निफ्टी, सिप्ला अच्छी खरीदारी इस पर आई। ऑटो स्टॉक्स का बड़ा योगदान था, हीरो, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, ये सारे काउंटर्स अच्छी खरीदारी दिखा रहे थे। FMCG सुबह से एक्टिव है, टाटा कंज्यूमर्स लीडरशिप दिखा रहा था, बट ब्रिटानिया में भी आपने एक्शन देखा है, HUL की तरफ से भी योगदान रहा है। फार्मा में हमने देखा, सिप्ला के अलावा डिवीज में खरीदारी थी, डॉक्टर रेड्डी सबके रेडार पर था, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन रहा। सन फार्मा भी आधा % ऊपर बंद हो रहा है। कुछ और काउंटर्स टाटा स्टील और हिंडाल्को ऊपर रहे। टाइटन में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व अच्छा था। बैंक्स की बात करें तो इंडसइंड और ICICI बैंक दोनों में आपने हल्की खरीदारी देखी है। इन्फोसिस भी हल्की पॉजिटिविटी दिखा रहा था, बट रिलायंस और TCS इन दोनों दिग्गजों का योगदान नहीं था। HDFC बैंक की तरफ से भी कुछ एक्शन नहीं हुआ और HDFC भी फ्लैट बंद हो रहा है। हालांकि 50 में से 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, बड़ा एक्शन आपने देखा है MCX में, रेन इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस, लॉरस लैब्स, ऑरो फार्मा, डिक्सन टेक, कोफोर्ज और जुबिलेंट फूड जहां पर टुवर्ड्स द एंड ट्रेड आया है। बट आज दिन था आपके लिए पूरी की पूरी ब्रॉडर मार्केट का। जबरदस्त एक्शन आपने बनते हुए देखा। ICICI सिक्योरिटीज डीलिस्टिंग की बात हो रही है, 11%, स्पार्क 8.5%, PB फिनटेक 7.5%, मजगांव डॉक वापस तेजी में आते हुए 7.5%, जस्ट डायल, SJVN, अलेम्बिक फार्मा, जिलेट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लैंड फार्मा, वरुण बेवरेजेस, जी शिपिंग, CSB बैंक, JSW एनर्जी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी काउंटर्स में बड़ी अपने खरीदारी आती हुई देखिए। तो आज मिड कैप्स का दिन था, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी आपके लिए बंद होते हुए दिख रहा है। टुवर्ड्स क्लोज अनिल जी ऑलमोस्ट 18,700 पर बंद हो रहे थे, यहीं से आप कह रहे थे पॉजिटिविटी मानी जाएगी, तो ऑलमोस्ट वहीं पर बंद हुए। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ, बेसिकली इंडेक्स लेवल पर फ्लैट, बट आज स्टॉक्स में 2 दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद बढ़िया बाउंस बैक आया सर। मिड कैप इंडेक्स स्पेशली 1% की मजबूती और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2-3% की मजबूती बढ़िया कही जाएगी। निफ्टी जरूर थोड़ा सा नीचे बंद होगा जहां पर दिख रहा है उससे, क्योंकि आखिरी मिनटों में थोड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, बट एनीवे ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने के बावजूद हल्के हरे निशान में बंद हो पाए, ये भी अपने आप में अचीवमेंट से कम नहीं। आइए बढ़ते आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। क्या कुछ है आज शाम आपके लिए। ICMR ने देश का एक चौंकाने वाला हेल्थ कार्ड पेश किया, जिसके मुताबिक देश में 23 करोड़ से ज़्यादा लोग या तो डायबिटीज की चपेट में आ चुके हैं या प्री डायबिटिक हैं। करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे या बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं। 31 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, और इन सब में एक ही वजह कॉमन है, खराब लाइफस्टाइल, यानी कि ज़िंदगी जीने का आपका अपना तरीका। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। अब जानेंगे कि इन बीमारियों से बचना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ, कामकाजी लोग अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, इस पर करेंगे हम एक्सपर्ट से बातचीत। आलस के बादल, बीमारियों की बौछार, ये है आज का हमारा विशेष शो। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब के साथ करेंगे, पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रणव गोड़ी साहब जो कि सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वोकार्ड हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा साहब सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। इन तीनों से करेंगे बात आलस के बादल, बीमारियों की बौछार। बढ़ते आगे, और इसके बाद एक ही फंड में हर एसेट क्लास का फायदा होना चाहिए। तो मल्टी एसेट एलोकेशन एक ऐसी कैटेगरी है जो इक्विटी, डेट के साथ साथ गोल्ड में भी आपको एक्सपोजर का मौका देती है, जिसमें हर एक एसेट क्लास में कम से कम 10% का निवेश होता है अनिवार्य। तो क्या फ़ायदा है ऐसे किसी फंड में पैसा लगाने का, टैक्सेशन के लिहाज से किस कैटेगरी में माने जाते हैं ये, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर होगी हमारी विशेष चर्चा। देखिए 6:30 बजे मनी गुरु में। मल्टी एसेट से मुनाफा हिट, फिरोज अजीज साहब होंगे डिप्टी CEO आनंद राठी वेल्थ से, और मनुज जैन साहब होंगे कोहेड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड से। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। और
आजकल इन दिनों आइसक्रीम बनाने का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। अब ये सवाल उठता है कि आइसक्रीम में ऑयल का काम क्या है, आइसक्रीम में मौजूदा तेल से सेहत पर क्या असर पड़ेगा, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में फ़र्क क्या है। आज रात इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में यही होगा। आइसक्रीम में ऑयल बनाने वाली कहानी की हकीकत जरूर देखिएगा। आइसक्रीम या ऑयल क्रीम, नाम ये अच्छा, बहुत बढ़िया। आइसक्रीम या ऑयल क्रीम रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में देखिएगा ज़रूर। और कल सुबह 11 बजे आपके लिए होगी एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, देखना मिस मत कीजिएगा। एक प्रोमो उसका हम आपको अभी दिखा भी दें, तो एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े हुए आपके सारे सवालों के मिलेंगे जवाब। चलिए, तो ये है आज का विशेष कार्यक्रम जो आपके लिए आज शाम तक का और कल के लिए हमने आपको बताया। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कौन कौन महानुभाव है? जी हाँ, जय ठक्कर साहब, वागले साहब, सचिन जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सरानी साहब, सेठी साहब और हिमांशु गुप्ता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। फाइनल क्लोजिंग 18,691 निफ्टी पर 25 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 9 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब। 1% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में, 2.3% मजबूत बंद होता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स। ये है आज का समापन समारोह।